विकसित होने की राह से मेरा मतलब है कि क्या मैं अभी तक दिल्ली के किसी एक इलाके को भी ये कह सकता हूँ कि ये फ्रांस को टक्कर दे सकता है या किसी भी विकसित देश को टक्कर दे सकता है। देश की राजधानी दिल्ली को विकसित नहीं कर पा रहा हूँ। ट्रम्प आता है तो मुझे स्लम्स एरिया को छुपाना पड़ता है। मैं आपके पॉडकास्ट में कैमरे के माध्यम से ये चैलेंज करता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी का हमेशा से फोकस बड़ा रील पे रहता है। रील जीबी भी उनको कहा जाता है, कैमरे पे बहुत फोकस करते हैं। बट एज अ टीचर आपने ऐसा क्या ऑब्जर्व करा और आपको क्या वैसा लगा कि अब देश की हालत बिगड़ गई? कब आपका भरोसा टूटा? क्योंकि 2014 में तो हम सबके पास बहुत अच्छा भरोसा था। 2014 के चुनाव में दल के लिए नहीं, देश के लिए वोट करिए, वोट फॉर इंडिया। मोदी जी आएंगे तो शायद देश एक अलग दिशा में जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने इतने सारी चीजें बताई थी कि मैं जानता हूँ पेट्रोल डीजल कैसे बढ़ सकता है, मैं जानता हूँ रुपया नहीं गिर सकता है। ये सब हम लोगों ने सपना जिया था। बट 2017 में जब मोदी जी का वो इंटरव्यू सुधीर चौधरी के साथ मैंने सुना था, तो मोदी जी ने कहा कि जो आपके स्टूडियो के बाहर समोसे की या पकौड़ों की रेडी लगा रहे, अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे कि नहीं मानोगे? तो मैं उसी दिन समझ गया था एक प्रधानमंत्री जो 2047 में लोगों को विकसित होने का सपना दिखा रहा है और वो पकौड़े तलने की या समोसे की रेडी लगाने को रोजगार कह रहा है, तो इसका मतलब देश सही दिशा में तो नहीं। कहीं छोटा समोसा मिलता, कहीं बड़ा मिलता, सब कुछ तो नकली पकड़ा जा रहा है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं? आप तो गलत दिशा में जा रहे हैं। फसाई सो रहा है। मिनिस्टर कौन है? फूड कॉर्पोरेशन का, आपको पता है? नड्डा साहब है। नड्डा साहब को तो मोदी जी की चापलूसी करने के अलावा वक्त ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करे, अभिनंदन करे। मोदी जी ने कोशिश की, खूब एफर्ट लगाया बीजेपी पार्टी के लिए, देश से ज्यादा पार्टी के लिए काम किया, तो पार्टी ने ग्रोथ की है। 2014 में पार्टी के पास 295 करोड़ थे, आज पार्टी के पास 10,107 करोड़ है। 3326% की ग्रोथ है। कोई मंत्री आप मुझे बताइए सोच के जिसको मोदी जी ने चुना है और वो वाकई में अच्छा काम कर रहा है। अब आप कहेंगे गडकरी जी थोड़ा सा अच्छा काम कर रहे हैं, बट गडकरी जी को मोदी जी ने नहीं चुना है। वो तो कभी नहीं चाहते कि गडकरी जी रहे सत्ता में। ऐसा क्यों? अच्छा, जो सर ये मोदी और योगी वाली जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि मोदी जी चाहते हैं कि भाई योगी जी का जो थोड़ा कद है पार्टी में थोड़ा कम ही रहे, ये भी सही है? सर आजकल मोदी के पीछे पड़े हुए हैं, करंट गवर्नमेंट के पीछे पड़े हुए हैं, सर नेता बनना चाहते हैं। दूसरा जो एक तानाशाही के भी बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे जब न्याय सत्ता की जेब में चला जाए। आप देखिए ना, जिस राजस्थान में जिन जज साहब ने अडानी के खिलाफ बयान दिया, उनका ट्रांसफर कर दिया। आप ये छोटी छोटी चीजें सोचिए। आप योजना ला रहे हैं, उसमें घोटाला हो रहा है। प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना में 10,000 करोड़ का घोटाला है। 10,000 करोड़ का घोटाला है। बट ये सामने तो आता नहीं। सामने लाने कहाँ देते हैं? अभी पीएमओ ने साफ कहा है कि जो भी पीएम फंड में पैसा है उसका हिसाब किताब नहीं दिया जा सकता। मेरा तो अब ये क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन तो मैं सरकार में पूछूंगा ही नहीं। मैं पूछूंगा अभिनय सर ऐसे गुस्से में रहते हैं? सर ऐसे तो आप इतना गुस्से में रहोगे सर, बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा सर। ऐसा होता है क्या कुछ? हाँ, मैं एक मैथ्स टीचर से सुनना चाहता हूँ प्रेम की परिभाषा क्या? आत्मा के साथ समर्पण है, प्रेम दया है। नहीं, आप सर गाने वाने थोड़ा शायरी वायरी करते रहते हो तो शायरियाँ तो मैंने अपनी लिखी ही हैं। एक शायरी गलत तो उसके दिल पे नाम भी लिखा था, जिसे हम कोरी सिलेट समझते रहे, उस पे ना जाने किस किसने लिख के मिटा रखा था। अच्छा, इस पे बताओ आपका कैसे चालू हुआ है लव अफेयर एंड एवरीथिंग? चालू ऐसा कुछ नहीं होता है कि इसका कोई बटन होता है कि जी नहीं, हम चालू मतलब कर देंगे। तो नैन मटक्का हुए थे ना? नहीं, मतलब आपकी वाली जनरेशन में नहीं है कि नैन मटक्का हुए और झट से मैसेज पास कर दिया। हमारे लिए तो यही बड़ी बात होती थी कि किसी लड़की ने हमसे कॉपी मांग ली। मैंने अपना कैरियर स्टैंड अप कॉमेडी से ही शुरू किया था। अच्छा, हाँ, अब देखेंगे मेरे वीडियोज हैं 2007-8 के। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल। तो आज हमारे साथ अभिनय सर है, जो कि मैथ्स के एक वंडरफुल टीचर है। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में वैल्यू सर ऐड करी है। बट आज का पॉडकास्ट में मैं चाहता हूँ एज अ टीचर, आपने अपनी बच्चों की लाइफ में उनको डायरेक्शन दी है, बट मैं चाहता हूँ आज आप उनके माइंडसेट को डायरेक्शन दें कि भाई वो अगर इस देश का पार्ट है, इस कंट्री का पार्ट है, तो उनको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। बिकॉज व्हाट आई थिंक कि देश और उसके सिटीजन सब पैरेलल चलते रहते हैं। देश विकसित होगा तो सिटीजन्स का भी विकास होगा। बट अगर देश विकसित ना हो और विकसित होने की हम बातें करें कि दैट हम 2047 तक एक विकसित भारत बन जाएंगे, वो काफ़ी नहीं है। देखिए, विकसित हों की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तो
मैं तो अभी, मेरा तो एक ही डाउट है कि क्या हम विकसित होने की राह पर हैं या नहीं। मुद्दा इज दैट आज मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को, देश के लोगों को सिर्फ एक सवाल मौजूदा सरकार से पूछना चाहिए कि 2047 छोड़िए, हम 2147 तक भी वेट कर लेंगे, बट क्या हम विकसित होने की राह पे हैं या नहीं। क्या कोई अचानक से एक दिन सुबह होगी और हम सबको पता चलेगा कि भारत विकसित हो गया है? ऐसा तो होगा नहीं। ऑफ कोर्स सर। विकसित होने की राह से मेरा मतलब है कि क्या मैं अभी तक दिल्ली के किसी एक इलाके को भी ये कह सकता हूं कि ये फ्रांस को टक्कर दे सकता है या किसी भी विकसित देश को टक्कर दे सकता है। मैं अभी अपनी देश की राजधानी दिल्ली को विकसित नहीं कर पा रहा हूं। मेरे देश में ट्रंप आता है तो मुझे स्लम्स एरिया को छुपाना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? तो मैं अपने देश की राजधानी को विकसित नहीं कर पा रहा हूं, उसके किसी एक हिस्से को विकसित नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपके पॉडकास्ट में कैमरे के माध्यम से ये चैलेंज करता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि आप भारत विकसित होने की बात को छोड़िए, क्योंकि ये सपना बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। आप किसी भी देश के एक शहर को विकसित करके दिखाइए जहां पे हम कह सकें कि यहां पे आप वॉशरूम से, टैप से पानी पी सकते हैं, जहां पे आप ये कह सकें कि हम दिन में कभी भी खुली हवा में स्वच्छ तरीके से सांस ले सकते हैं, जहां पे हम कह सकें कि किसी भी गली में कोई कूड़ा करकट नहीं है, जहां हम कह सकें कोई स्लम एरिया नहीं है, सबके पास विला है, फ्लैट है। यही करके दिखा दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी का हमेशा से फोकस बड़ा रील पे रहता है, रील जीबी भी उनको कहा जाता है, और वो कैमरे पे बहुत फोकस करते हैं। आजकल वो एआई की भी टूटी फूटी बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये रील में ही सपना पूरा हो सकता है। जैसे एक मूवी है ना कोई, जिसमें वो रजनीकांत चलता है और पीछे रोड बनती चली जाती है। हाँ। तो वैसा हो सकता है, बट मुझे अभी नहीं लगता कि हम विकसित होने की राह पे भी हैं, क्योंकि दिन पे दिन हमारा पानी खराब हो रहा है, पानी पी के लोग मर रहे हैं, हवा खराब हो रही है दिन पे दिन। हर साल आप सुनते हैं कि इस साल दिल्ली की हवा और खराब हो गई, रोड्स पे गड्ढे लगातार बढ़ रहे हैं। हालत ये है कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि एक युवराज मेहता नाम का बंदा मर गया। हमारे देश की सरकार या उसकी संस्थाएं उसको नहीं बचा पाई। अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में एक 25 साल का युवक बाइक से गड्ढे में गिरने से मौत हो गई, और वहाँ पे हमारे ये सांसद साहब थे मनोज तिवारी जी, वो कह रहे हैं कि पुरानी सरकारें गड्ढे बहुत छोड़ गई हैं। छोड़ क्यों गई हैं? आपने छुड़वा दिया साहब, आप क्यों आए थे? उन्हीं को रहने देते। सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। इस देश में बहुत इंटेलेक्ट्स हैं, ये देश में काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने आप को इंटेलेक्ट पोर्ट्रे करते हैं, बट एज अ टीचर आपने ऐसा क्या ऑब्जर्व करा और आपको क्या ऐसा लगा कि अब देश की हालत बिगड़ गई है या देश अब गड्ढे की तरफ जा रहा है? आपने बड़ी कमाल की बात पूछी है। सवाल किसी ने नहीं पूछा कि आपको कब ऐसा लगा, कब आपका क्योंकि भरोसा टूटा। क्योंकि 2014 में तो हम सबके पास बहुत अच्छा भरोसा था राइट कि यार मोदी जी आएंगे तो शायद देश एक अलग दिशा में जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने इतने सारी चीज़ें बताई थी कि मैं जानता हूँ पेट्रोल डीजल कैसे बढ़ सकता है, मैं जानता हूँ रुपया नहीं गिर सकता है। ये सब चीज़ें उन्होंने कही थी, और उनके पक्ष में तमाम लोग आए थे, बाबा रामदेव से लेकर के कि मोदी आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राइट। ये सब हम लोगों ने सपना जिया था। बट 2017 में जब मोदी जी का वो इंटरव्यू सुधीर चौधरी के साथ मैंने सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था, जब वो बेरोजगारी पे बात कर रहा था सुधीर चौधरी, तो मोदी जी ने कहा कि जो आपके स्टूडियो के बाहर समोसे की या पकौड़ों की रेडी लगा रहा है, क्या आप उसको रोजगार नहीं कहेंगे? तो मैं उसी दिन समझ गया था, एक प्रधानमंत्री जो 2047 में लोगों को विकसित होने का सपना दिखा रहा है और वो पकौड़े तलने की या समोसे की रेडी लगाने को रोजगार कह रहा है, तो इसका मतलब देश सही दिशा में तो नहीं है। आप बताइए ना कि यूरोपियन कंट्री में तो इस तरीके से रेडियां नहीं लगती हैं, वहां तो कोई कुली नहीं है, वहां तो कितने सारे 5 स्टार हैं जहाँ पे वेटर तक नहीं मिलता। आपको खुद रूम साफ करना है और आपको उसके बाद कंबल भी लेके आना है, तो नीचे रिसेप्शन से खुद लेके आना है। तो विकसित देशों में तो ये नहीं है। यहाँ तो लोग मजबूरी से कुली बने हुए हैं, मजबूरी से रेडियां लगा रहे हैं, मजबूरी से पंचर लगा रहे हैं, सब कुछ तो मजबूरी से ही कर रहे हैं। आप बताइए ना कि जब हमारे भारत में, आपको कैसा लगता है जब आप किसी रेड लाइट पे, आए दिन हमारे यहाँ की रेड लाइटें खराब हो जाती हैं, हमारे यहाँ हर चीज़ नकली है। सोचिए हमारे यहाँ रेड लाइट आए दिन आपको खराब मिलेंगी, और वहाँ पे फिर 2 सब इंस्पेक्टर या पुलिस के आदमी ट्रैफिक को इधर उधर कर रहे होंगे। कितना रिस्की होता है वो। कोई भी कार तेज लेके आ जाए,
वो अपनी जान पे खेल करके चौराहे पे खड़े होते हैं, और आपने उनकी हालत देखी है, कितनी धूल उड़ रही होती है, क्योंकि हमारे यहाँ की रोडें ऐसी नहीं है जहाँ धूल ना उड़े, बड़ी सफाई है, ऐसा भी नहीं है। कितने लोगों पे आपने मास्क देखा है, कितने लोगों को सरकार मास्क ऐसा प्रोवाइड कर रही है। आपको पता है, ऐसा नहीं है कि विकसित देशों में लोगों की यहाँ नालियाँ नहीं होती, नालियों को साफ करने वाले नहीं है, बट वो भी बड़े सभ्य हैं। आप जाके देखेंगे इलेक्ट्रीशियन, उनकी एक प्रॉपर ड्रेस है। आपको पता है कि अगर वो गटर में भी उतर रहे हैं तो उनको ऐसा मास्क दिया जाता है। हमारे यहाँ तो वो अवेलेबल ही नहीं है कि बंदा खरीद ले, इकोसिस्टम नहीं है। वो इकोसिस्टम नहीं है, और आप विकसित होने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हर चीज का तो स्तर गिर ही रहा है ना। सब्जियों में एडल्ट्रेशन आज से 10 साल पहले नहीं था, आज है। आज से 15 साल 10 साल पहले इतने लोग नकली पनीर बनाने के बारे में नहीं सोच रहे थे जितना आज है। सब कुछ तो नकली पकड़ा जा रहा है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं? आप तो गलत दिशा में जा रहे हैं। फसाई सो रहा है। फसाई का मिनिस्टर कौन है? फूड कॉर्पोरेशन का। आपको पता है, नड्डा साहब है। नड्डा साहब को तो मोदी जी की चापलूसी करने के अलावा वक्त ही नहीं है। कब मोदी जी को माला पहनानी है। एक्चुअली क्या है कि हमने तो मोदी जी को, आपने सुना नहीं था कंगना का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान राम के अवतार हैं। मोदी जी ने फिर खुद भी कहा, सब लोगों ने उनको इतना कह दिया आप ईश्वर का रूप हैं, आप देव तुल्य हैं, कि उन्होंने खुद भी मान लिया और वो ये कहने लगे कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। तो फिर प्रश्न ही पूछना बंद हो जाता है ना, क्योंकि हमारे देश में चाइना की तरह तो है नहीं कि 90% लोग नास्तिक हैं और वो सिर्फ यही सोचते हैं कि भैया काम करने से ही पैसा आएगा। हमारे देश में तो 90% लोग मुझे लगता है आस्तिक होंगे, आस्था वाले लोग हैं। तो अब भगवान में सबकी आस्था है। तो एक पार्टी जिसने खुद ही कह दिया कि जी हमारा मुखिया भगवान है, और वो आस्था को प्रमोट कर रही है, वो रिलीजन को प्रमोट कर रही है, वो धर्म को प्रमोट कर रही है, हर चीज को, तो फिर सवाल पूछना तो बनता ही नहीं है। किसी को सवाल नहीं पूछना चाहिए। जीते रहिए गरीबी में, जीते रहिए आप राशन पे। लोग ये कहते हैं कि भारत का विकास नहीं हुआ, या भारत के विकास की कोशिश नहीं की जा रही, या कोशिश की जा रही है फिर भी विकास नहीं हो रहा। मैं बता दूं, जब भी कोशिश की जाती है विकास होता है। आप कहेंगे कोई भी आदमी जिसने गांव में थोड़ी ज्यादा मेहनत की, वो आज किसी भी तरीके से अपने परिवार को निकाल के टाउन तक ले आया है। जिस टाउन वाले ने मेहनत की, वो अपने परिवार को निकाल के शहर तक ले आया है, जिले तक ले आया है। मोदी जी ने कोशिश की, खूब एफर्ट लगाया बीजेपी पार्टी के लिए, देश से ज्यादा पार्टी के लिए काम किया, तो पार्टी ने ग्रोथ की है। 2014 में पार्टी के पास 295 करोड़ थे, आज पार्टी के पास 10,107 करोड़ हैं। तो पार्टी ने ग्रोथ की है, 3326% की ग्रोथ है, अगर मेरी गणित सही है तो। 3326% की ग्रोथ मजाक समझ रहे हैं? ग्रोथ हुई है। जिन्होंने सरकार के साथ हाथ मिलाया उनकी ग्रोथ हुई है। अडानी की 1000% की ग्रोथ है 11 साल 12 साल में। अंबानी की 800% की ग्रोथ है। बाबा रामदेव की 600% की ग्रोथ है। और बाकी जो लोग जिन्होंने सच में इनको भगवान मान लिया, उनकी भी 5 किलो राशन की ग्रोथ है। बहुत अब वो आप देख सकते हैं अपनी। बट मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ सर, एज अ टीचर आप बच्चों के आसपास बहुत रहे हो, आपने बच्चों के आसपास बहुत समय अपना गुजारा है ज़िंदगी में, उनको डायरेक्शन देते हुए जी। आपने कभी ये चीज़ नोटिस करी कि दैट हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, या जो एजुकेशन सिस्टम आज तक चलता है, अभी तक 2026 तक जो चल रहा है, वो आउटडेटेड है, बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। इन्होंने खुद माना है। 2021 में इन्होंने कहा ना कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे। आप बताओ, आपको मालूम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा हो चुकी है। आई वांट टू नो कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, क्या करने, क्या चेंज। मैं तो कहता हूं कि थोड़ा बहुत भी चेंज किया हो, ये उसको लागू नहीं कर पाए। तो इनकी इंटेंट में ये दिखता नहीं है कि ये एजुकेशन सिस्टम या एग्जाम सिस्टम, इन चीजों पे फोकस भी इनका है, दिखता ही नहीं है वो। अब सोचिए, संसद में लोग पॉलिसी बनाने के लिए जाते हैं, यहां तो एक ही आदमी पॉलिसी बनाएगा और बिगाड़ेगा, वो भी आजकल डर से। कुछ लोगों ने बड़ी आपत्ति जाहिर की, मैंने एक पॉडकास्ट में कह दिया कि मोदी जी सबसे वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके 2 दिन बाद ही क्या हुआ कि मोदी जी संसद में नहीं आए। बिरला साहब ने घोषणा की कि 3-4 महिलाएं सांसद हैं जो प्रधानमंत्री साहब के ऊपर अटैक कर सकती थी। अच्छा। इसलिए उनको मना किया गया है कि वो आज संसद में ना आए। एक प्रधानमंत्री जिसको हमने 56 इंच के सीने का टाइटल दिया, या उन्होंने खुद लिया, एक प्रधानमंत्री जिसने हर बार चुनाव से पहले अलग अलग नौटंकियां की, कभी चौकीदार नाम से पहले लगा लिया, आज वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा संसद के अंदर, और आप कहते हो कि देश सुरक्षित हाथों में। तो इसीलिए मैंने वीकेस्ट बोला था। 140 करोड़ लोग देख क्यों नहीं पा रहे हैं ये सब? जैसे आप ये बताते हो, बहुत सारे लोग बताते हैं सब, बट आप देखोगे ना, आज से पहले शायद मैंने ऐसा, या तो मेरी उम्र नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी देखने की, बट आज से पहले मैंने कभी ऐसा जुनून नहीं देखा किसी इंसान या किसी पार्टी के लिए, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। अरे नहीं, वो जुनून एक्चुअली आपको दिखाया ज्यादा जाता है। यार आप कैसे कह सकते हो जुनून? यार
कितने लोकसभा सांसद हैं, उसमें 240 हैं उनके पास, आप जुनून कहते हो? कैसे जुनून है? वो क्या है कि नहीं, तो PR पे इतना citizens पैसा खर्च किया जा रहा है, नहीं सिटीजन्स में ही जुनून होता तो फिर से 400 या 500 सीटें आती ना, 400 के बाद 300, 300 के बाद 240। ये बता रहा है कि अब जुनून बहुत कम हो गया है। तो ये क्या है कि जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, जो लिख रहे हैं, जो लिखवाया जा रहा है, वो हमें ज्यादा दिख रहा है, वोट में कन्वर्ट होते हुए तो वो जुनून नहीं दिख रहा है। समझ रहे हैं? जैसे अभी बिहार का था, बिहार में बीजेपी गवर्नमेंट आई, बट बहुत सारी वो थी कि बहुत दूसरी पार्टियां आएंगी, हाँ आ सकती आएंगी। हैं। फिर इन्होंने वोट भी खरीदे, लोगों ने कहा कि भाई इन्होंने 10,000 लोगों के अकाउंट में पैसा भेजा। फिर इन्होंने लालू जी के उस जंगल राज को बहुत दिखाया कि फिर से वैसा हो जाएगा, एक डर बनाया लोगों के अंदर। तो उसका इम्पैक्ट था। मतलब बिहार में तो आपने 10,000 लोगों के अकाउंट में डाल दिया, तो वहाँ के लोग बेचारे नमक हराम तो नहीं है ना, वो सोचते हैं कि सरदार आपका नमक खाया जब वोट डालने जाते हैं। तो वोट अगर आप खरीद रहे हो तो फिर लोकतंत्र में तो इसको लोकतंत्र की जीत या लोकतंत्र में आपकी जीत तो नहीं कहेंगे। अच्छा, एज अ नेशन इंडिया में सर आपको अभी सबसे ज्यादा मेजर कमियां क्या लगती हैं? जो अभी- एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा कमियां लगती है, जिससे कि ये जुनून लोगों को पता चले, लोग सरकार की अनभक्ति ना करें, लोग सरकार का फैन ना बने, लोग सही गलत में अंतर दिखा पाए, समझा पाए, लोग बाइज्ड ना हो। जैसे आज हमें लगता होगा कि कई सारे सर ये बहुत बायस्ड अच्छे हुए क्या? मुझे तो बस आपसे ये जानना है, मैं चाहता हूँ आप लोगों को ये समझाओ, ये बायस्ड लोग हो कैसे गए हैं? क्योंकि मैं ऐसा बहुत जगह देखता हूँ, आप कभी डिबेट हो रही हो कहीं पे, एंड एक पर्सन बीजेपी की तरफ से, एक कांग्रेस की तरफ से, बट जो उधर के लोग हैं वो किसी ना किसी एंगल की वजह से बीजेपी के साथ हैं कि नहीं, बीजेपी नहीं जानी चाहिए। वही लोगों को ये लगता है कि जैसे इन्होंने ये बता दिया कि हिंदू खतरे में है, तो लोगों को लगता है कि नहीं यार, ये वाली चीज सही हो रही है, ऐसा हो रहा है, तो लोग इस तरीके से, लोगों को लगता है अरे बीजेपी नहीं जानी चाहिए। बट मुझे लगता है कि जाने वाली स्थितियां तो हैं ही, जो मैंने भी आपको कहा, 400, 300, 240। बाकी और क्या वजह हो सकती है जो लोग ऐसा सोच रहे हैं? खैर बाइस्ड तो सब तरीके के लोग हैं। जो लोग बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं वो दूसरी पार्टियों के लिए बाइस्ड हैं, तो अनबाइस्ड होकर तो कोई नहीं बोल रहा है। जैसे आप कभी नहीं सुनेंगे कि रवीश कुमार ने कभी 2 तारीफें बीजेपी के पक्ष में की हों। जैसे मैं हमेशा करता हूं कि बीजेपी एज ए विपक्षी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। वो किसी भी सरकार को, जैसे आपने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की भी सरकार थी जो ये वादा करते थे कि हम बहुत अच्छा चला रहे हैं, उनको भी मजबूर करके हटा ही दिया और इतनी कमियां दिखा दी कि देखो ये वो एक कमी ढूंढ लाए कि भाई शराब घोटाला इन्होंने किया है। सोचिए इतनी सारी अच्छाइयां जो अरविंद केजरीवाल गिनाते हैं, उसके बावजूद बीजेपी एक कमी ढूंढ लाई और उसी पे अटकी रही और एकदम घमासान करके उसने दिखा दिया कि नहीं, इसको हटा के हमें खुद आना है। सोचिए एक पार्टी जहां 3 सीटों पे थी, 67 थे आम आदमी के पास, और वहां से सरकार बनाना। सिंपल सही। तो 2-3 चीजें मैं बीजेपी के बारे में हमेशा उनकी तारीफ करता हूँ। बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत एम्बिशियस है कि हमारी हर राज्य में सरकार हो। एज अ पार्टी, फॉर पार्टी एम्बिशियस। हाँ, बहुत पार्टी नहीं, एम्बिशियस होना वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है, तो वो इस चीज के लिए एम्बिशियस है। लेकिन क्या होता है ना कि जब आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, तब आप अब पार्टी से अलग हैं। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, अब आपके पास देश की जिम्मेदारी है। अब आपको लीडरशिप जो करनी है वो सिर्फ अपने 240 एमपीओं के लिए नहीं करनी है, अब 545 के लीडर आप हैं। अगर आपको लगता है कि कोई अपोजिशन पार्टी का एमपी भी सही सजेशन दे रहा है, तो आपको उसको लेना है। संसद किस लिए बनाई गई थी, सांसद किस लिए बनाए गए थे? कि भाई पॉलिसी मेकिंग होगी। कंगना क्या पॉलिसी मेकिंग करेंगी? क्या आता है उनको पॉलिसी मेकिंग के नाम पे? तो सर ये मुझे तो ऐसा लगता है ये सिस्टम ही बंद करना चाहिए जो राज्यसभा में हम ये देते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस को। अरे आप एक चीज समझिए, अगर नहीं कोई क्राइटेरिया पैरामीटर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप जिले का आईएएस बनना चाहते हैं, आपको एक इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस तैयारी का, उसके बाद एग्जाम ट्रेनिंग का गुजरना पड़ता है। 10 लाख बच्चों के साथ कम्पीट करना है, कम्पीट करना पड़ता है, और तब आप जिला चलाने के योग्य समझे जाते हैं। और उसके बाद भी समझिए, आप उसके बाद कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ रवि किशन जी 2 चुटकुले संसद में सुना के समोसा छोटा और बड़ा करके उधर आइफा में नाचने चले जाते हैं। आप समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी साहब को मौका नहीं मिल रहा है, नहीं तो वो बॉलीवुड में भी ट्राई कर लें। जिस हिसाब से उनको मेकअप से लेके सारी चीजों की आदत पड़ गई है, तो यहां पे लोग 2-2 काम कर रहे हैं। कि आपने रवि किशन जी को कितने दिन संसद में सुना है कि वो बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ सजेशन दिए, वो पॉलिसी मेकिंग करेंगे। कंगना जी पॉलिसी मेकिंग करेंगे। और आजकल जितना नेताओं में एग्रेशन देखने को मिलता है, मोदी जी खुद एग्रेशन में आके कितनी सारी बातें बोलने लगते हैं। इस तरीके से तो देश
नहीं चलाया जा सकता। लीडरशिप का मतलब आपने टीम बनानी थी। एक कोई मंत्री आप मुझे बताइए सोच के जिसको मोदी जी ने चुना है और वो वाकई में अच्छा काम कर रहा है। अब आप कहेंगे गडकरी जी थोड़ा सा अच्छा काम कर रहे हैं, बट गडकरी जी को मोदी जी ने नहीं चुना है। पहली चीज, वो तो कभी नहीं चाहते कि गडकरी जी रहे सत्ता में। बाकी और कोई आपके दिमाग में है तो बताइए। ऐसा क्यों? मतलब उनको शायद लगता है ऐसा कि ये आदमी मेरा कंपटीटर है या इसकी भी फैन फॉलोइंग है। मोदी जी जो आदमी अपने साथ किसी को कैमरे के फ्रेम में नहीं देख सकता। अच्छा जो सर ये मोदी और योगी वाली जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि मोदी जी चाहते हैं कि भाई योगी जी का तो थोड़ा कदर पार्टी में थोड़ा कमी रहे, ऐसा ये भी सही है? देखो मोदी जी, मैंने कहा ना कि इतने ज्यादा हैं कि वो ये सोचते हैं। आप इससे पता लगता है ना आपका एटीट्यूड कि आप कैमरे में किसी और को आने पे आपत्ति जताते हैं, यानी कि आप ये चाहते हैं कि मैं अकेला रहूं। बट ये देश एक अकेले से नहीं चल सकता था, एक इस तरीके की सोच से नहीं चल सकता था कि आई एम द हीरो। जब आप प्रधानमंत्री हो, आपके पास 545 MP हैं, आप उसमें से 2-4 अच्छे लोगों को निकाल करके अच्छे विभाग नहीं दे पाए हैं। शिक्षा मंत्री की बात कर लेते हैं, क्या शिक्षा मंत्रालय सही हाथों में है? बिल्कुल भी नहीं। आपने सुना कभी शिक्षा मंत्री ने शिक्षा पे बहुत अच्छे से बात की हो? यहाँ परीक्षा पे चर्चा मोदी जी कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री क्या घास चलेंगे? फिर अगर परीक्षा पे चर्चा इतनी ही जरूरी थी, मोदी जी करेंगे भी कैसे चर्चा? अभी जैसे क्या होगा, जिस राज्य में चुनाव होगा सिर्फ परीक्षा में चर्चा वहीं होगी। दिल्ली का बच्चा एग्जाम नहीं दे रहा, उत्तर प्रदेश का बच्चा एग्जाम नहीं दे रहा। इससे पता चलता है ना कि मोदी जी के बारे में की जो सोच है वो यहां से पता चलती है। रेल मंत्रालय के सही हाथों में। रेल मंत्री को आपने देखा होगा कभी कंबल का उद्घाटन करते हैं। रेल मंत्रालय की वेबसाइट जो रिजर्वेशन किया जाता है वो आज भी अटक रही है। हालत ये है कि आप कभी भी रिजर्वेशन कर लीजिए, वेटिंग का चक्कर, ये सब कंफर्मेशन का मतलब बहुत ही रेयर चांस है कि आपको मिले। फिर ये कहते हैं हमने इतनी ट्रेनें चला दी, हमने ऐसा कर दिया। रेलवे के खाने में अभी थोड़े दिन पहले मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि कितने गंदे तरीके से रेलवे में खाना परोसा जा रहा है, बनाया जा रहा है। रेलवे में क्या सुधार हुए अगर आप से मैं पूछूं कि पिछले 10 सालों में अगर आप देख के बता पाएं कि रेलवे में सच में वाकई में कुछ बहुत अद्भुत सुधार हुए हैं। कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म तो होने ही हैं, कुछ चीज़ें तो होनी हैं, उन्हें आप नहीं रोक सकते। अब आप इसको भी रिफॉर्म में जोड़ेंगे कि मोदी जी आज से 10 साल पहले 65 साल के थे, 75 के हो गए, तो कुछ चीज़ें तो अपने आप होनी है, उनको छोड़ दीजिए। बाकी ऐसा कुछ अद्भुत काम नहीं किया है अश्वनी वैष्णव जी ने, सिवाय इसके मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी रेल भारत से निकल के नेपाल में घुसते हुए चाइना पे अटैक कर रही है। ऐसा तो कुछ उन्होंने कर नहीं दिया है कि बहुत पटरियां बिछा दी हैं, बहुत अच्छे टनल बना दिए हैं, बहुत सफाई होने लगी हैं, अब लोगों को इतना वेटिंग नहीं करना पड़ता। फिर लोग कहते हैं अरे नहीं तुम बेवकूफ हो गया, भारत की जनसंख्या देखो। जनसंख्या चाइना की भी बहुत ज्यादा। आज देखो चाइना कहाँ निकल रहा है। चाइना ने अपनी इमेज पलट के रख दी है। कल जब मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अनाउंस करा कि अभिनय सर आने वाले हैं मेरे पॉडकास्ट पे, तो मैंने उधर एक क्वेश्चन बॉक्स ड्रॉप कर दिया था। मैंने कहा जो आपको क्वेश्चन पूछना, ये बहुत आसान है। आजकल जितने भी पॉडकास्टर हैं वो कहते हैं कि हम क्यों रिसर्च करें, क्यों मेहनत करें। हम तो सीधे ऐसे बता देंगे कि भैया ये गेस्ट आ रहा है, आपने कुछ पूछना है तो बता दो। अब लोग नहीं, बट मैं अपनी जनता से चाहता हूँ वो भी सवाल पूछे, इसलिए मैंने पूछा था। ठीक है, तब ठीक है। हाँ, मैंने रिसर्च करी, बट उनसे पूछा कि आप क्या पूछना चाहते हो। तो एक भाई साहब ने मेरे को बड़ा कमाल का एक क्वेश्चन भेजा, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ। वो कह रहे हैं कि सर आजकल मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ। सर आजकल विपक्ष के पीछे पड़े हुए हैं। सर करंट गवर्नमेंट के पीछे पड़े हुए हैं। सर नेता बनना चाहते हैं? सर आप चाहते हैं वाकई में कि राजनीति में उतरे? नहीं, राजनीति में उतरे भी तो किस पार्टी से उतरे? मुद्दा इज दैट मुझे आज इतनी चिंता देश की नहीं होती अगर मुझे लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा लोकतंत्र चल रहा है, 4 साल की तो बात है, मोदी को हटा के दूसरी सरकारें आ जाएंगी, कोई दूसरा अच्छा PM आ जाएगा, देश फिर तरक्की से बढ़ेगा। मुझे आज ये है कि इन लोगों ने जो जो बेंचमार्क सेट कर दिए, इन लोगों ने जो जो चीज़ें घटिया की, वो आगे आने वाली सरकारें भी दोहराएंगी तो क्या होगा। मेरा डर इस बात का है। तो मैं अभी किसी को भी ऐसा नहीं देख पा रहा हूं, भगवान करे कि कोई ऐसा हाँ कि आए जो इनके जैसी चीजें ना करके सच में देश के लिए सोच रहा है कि भाई आप अगर आपको मौका मिले तो आप राजनीति में आओगे? सर मौका कौन देगा? मतलब मैंने तो सारी पार्टियों के बारे में बता दिया, मौका मुझे खुद ही लेना है कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ बैठे बैठे भी ठीक काम कर रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं लोगों तक बता रहा हूँ कि देश सही दिशा में नहीं जा रहा, मिलियंस लोगों तक ये बात पहुँच रही है, तो मैं अपना काम बढ़िया कर रहा हूँ मुझे लगता है। बाकी आप देखेंगे जैसे कि मैंने ये एडल्ट्रेशन वाला मुद्दा, नकली पनीर वाला काफ़ी पहले उठाया और लगातार उठाया, तो उसके बाद वही मुद्दा
राघव चड्ढा जी ने पार्लियामेंट में उठाया। राइट। तो पार्लियामेंट तक बातें तो पहुंच ही रही हैं। हम लोग ये कोशिश भी करते हैं जो और भी बहुत अच्छे अच्छे एमपीज हैं उन तक अपनी बातें पहुंचा के, और उनको हम कहते हैं कि आप ये चीज़ें संसद में उठाओ। तो यही मेन काम ही होता है। आपको क्या लगता है सर, पॉलिटिक्स में यंग लीडर्स क्यों नहीं आ पा रहे हैं? यहाँ पे मैं अपने हिसाब से बोल लेता हूँ, मेरे को 10 मिनट बोलना है, 15 मिनट बोलना है। वहाँ तो ओम बिरला जी कह देंगे 3 मिनट है आपके पास, फिर बोलेंगे आप इस टॉपिक पे नहीं बोल सकते हो, फिर बोलेंगे आप इस टॉपिक पे नहीं बोल सकते, फिर बोलेंगे आप बैठ जाओ मैं आपका माइक ऑफ कर दूंगा, फिर बोलेंगे कि आपको रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा। यहाँ तो कम से कम मैं बोल रहा हूँ तो रिकॉर्ड में जा रहा है। तो यहाँ ज़्यादा अच्छा काम कर रहा हूँ, बाकी वक्त बताएगा। जैसे आप बात कर रहे हो मेरे से, वैसे अभी मैंने जस्टिस मार्कंडे जी का पॉडकास्ट करा था, तो उन्होंने यही बताया कि दैट इस देश में लीडरशिप है या नहीं मुझे नहीं पता, बट डिक्टेटरशिप इस टाइम पूरी चल रही है। क्या आप इससे सहमत हो? डिक्टेटर से पूरी चल रही है तो नहीं बोलूँगा मैं, ऐसे बहुत नहीं बोलता हूँ, मतलब कि बहुत तानाशाही चल रही है। बट हाँ ये है कि अगर कोई भी सरकार की आलोचना कर रहा है तो सरकार उसे सुन नहीं रही। सरकार का कहना है हम सोशल मीडिया देखते नहीं है। मैं तो इस बीच में भी जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो कई सारे लोगों से मुलाकात हुई, सरकार के लोगों से, तो उनका साफ कहना हम नहीं देखते सोशल मीडिया क्या हो रहा है, आप कितना कौन चीख रहा है चिल्ला रहा है। तो और टीवी देखते हैं, वो टीवी पे गुणगान हो रहा है। मैंने आपको विकास दर बताना भूल गया था, मीडिया की भी विकास दर 650% है, क्योंकि सब मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। सब बेवाक बेखौफ बेझिझक सरकार की तरफदारी कर रहे हैं, वो सरकार का नैरेटिव चला रहे हैं। बेसिकली पत्रकार से ज़्यादा सरकार के प्रवक्ता बने हुए हैं। अगर 25% टैरिफ है तो 25% टैरिफ के फ़ायदे गिनाने लग जाती हैं अंजना ओम कश्यप। अगर 18% हो जाता है तो 18% के फ़ायदे गिनाने लग जाती हैं। देखिए ऑनलाइन की दुनिया है, यहाँ पे क्या होता है ना कि आपने 1 घंटे बोला है तो उसकी कोई भी 30 सेकंड या 40 सेकंड से आप किसी को भी गुमराह कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि राहुल गांधी की, आज भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि वो जो आलू और सोना डालने वाली बात है, हाँ, वो ये है, ठीक है। जैसे मैं भी आपके पॉडकास्ट पे ये बोलूं, आप ऐसे नहीं करना कि मैंने ये बोला कि आपने जैसे कहा ना कि आपने नाम लिया मार्केंडू काजू साहब का, तो मैं ये कहूँ कि उनका ऐसा मानना है कि भारत में तानाशाही चल रही है। अब आपने उनका मानना हटा के क्या लिख दिया, भारत में तानाशाही चल रही है, अभिनव शर्मा ने कहा। तो वो लोगों के पास चला गया और वो मिलियन लोगों ने देख लिया। अब आप ये कितनी भी इमेज क्लियर करते रहे कि मैंने नहीं बोला था, ये उन्होंने बोला था, मैं कोट कर रहा था इस बात को, जैसे आपने बोला, आपने कोट की वो बात। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि आप किसी भी तरीके से उस चीज़ को मैनिपुलेट कर देते हैं आज सोशल मीडिया के दौर में, और लोगों तक वो चली जाती है। मतलब देश का मैक्सिमम युवा वृद्ध सब सोशल मीडिया की गुलामी में है। थंबनेल, 1-2 लाइन, रील, शॉर्ट से हमारा दिमाग घूम जा रहा है, दिमाग चेंज हो जा रहा है। आपने सवाल पूछा कि तानाशाही चल रही है, नहीं चल रही है, तो मैं उस पर कह रहा हूँ कि आप ये नहीं कह सकते कि पूरी चल रही है, बट हाँ इतनी जरूर चल रही है कि आज आप गलत पे अगर आवाज उठाएंगे तो सरकार ढीठ हो गई है, वो उसको ठीक करने पे नहीं सोचेगी, उसका कोई जवाब नहीं आएगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, किसी ने गलत बोला है, सही बोला है। पहले ये होता था कि किसी सरकार के मंत्री ने कुछ भी बात बोल दी तो सरकार ये कहती थी, पार्टी ये कहती थी कि हम इससे रिश्ता तोड़ रहे हैं, नाता तोड़ रहे हैं, इनके अपने बयान है। अब वो सब भी बंद हो गया है। आप देखो ना, मनोज तिवारी जैसे लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं, कभी नहीं आता कि नहीं भाई ये अब हमारी पार्टी के आज से नहीं रहे, इनको बोलना नहीं आ रहा है। अब ये सब कुछ भी नहीं होता है। तो ये भी एक तरीके से तानाशाही का ही रूप है कि आप अपने लोगों का बचाव कर रहे हैं। वो गलत हैं, सही हैं, कोई मतलब नहीं। देश की जनता परेशान है किसी भी बात से तो आपका कोई जवाब उस पर नहीं आ रहा। जैसे स्टूडेंट इतने परेशान थे एग्जाम सिस्टम को लेके, पेपर लीक को लेके। दूसरा जो एक तानाशाही के भी बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे जब न्याय सत्ता की जेब में चला जाए, जो कि चला गया है, बहुत हद तक चला गया। आप देखिए ना, जिस राजस्थान में जिन जज साहब ने अडानी के खिलाफ बयान दिया, उनका ट्रांसफर कर दिया आपने। संभल जो डीएसपी थे, उनके खिलाफ एफआईआर की, उस जज का ट्रांसफर हो गया। यानी आप ये चाहते हैं कि न्यायपालिका आपके हिसाब से न्याय दे, यही तो हो रहा है। आज बहुत बुरा लगेगा सुन करके कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत में ना सभी न्यायपालिकाओं को बंद कर देना चाहिए, आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही रखिए। मैं वजह बताता हूं। एक बच्चा अगर परेशान होकर कैट जाता है कि जी मेरे साथ गलत हुआ है एग्जाम सिस्टम में, बिल्कुल, तो कैट एक फैसला दे देती है, ठीक है। अब वो फैसले से बच्चा नाखुश है, वो हाई कोर्ट चला जाता है, हाई कोर्ट ने वो फैसला पलट दिया। अगर कैट ने लगातार ऐसा हो रहा है कि कैट ऐसे फैसले दे रहा है जो हाई कोर्ट को पलटने पड़ रहे हैं, तो फिर कैट की क्या जरूरत है? या फिर हाई कोर्ट लगातार ऐसे फैसले दे रहा है जो सुप्रीम कोर्ट को पलटने पड़ रहे हैं, तो फिर हाई कोर्ट की क्या जरूरत है? एकाध केस में हो अलग चलता है, आपका हर फैसला ऐसा हो रहा है
और आज सुप्रीम कोर्ट के हालात ये हो गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के हालात, कि अगर कोई मुद्दा बहुत चर्चाओं में है, मीडिया में है, तो वो उसे गहनता से सुन रहे हैं। तब तक सुन रहे हैं जब तक मुद्दा चर्चाओं में है। उसके बाद आपको पता चलेगा, अभी आपको पता होगा ये एसएससी वाला जो मुद्दा था, रिफॉर्म वाला, ये सुप्रीम कोर्ट गया। और उस टाइम एसएससी का मुद्दा बहुत गर्म था, पीआईएल लगी, एक्सेप्ट हो गई, पीपल आर सरप्राइज्ड, सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हुई है, अब तो रिफॉर्म्स होके रहेंगे। आपको पता है पिछले वीक 3-4 हियरिंग होने के बाद उसको डिसमिस कर दिया गया, ये कहते हुए कि ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप असेंबली में उठाइए। ओके, ये कर दिया गया। 2023 का रिजल्ट आता है और उसमें 7-8 सवाल एसएससी गलत पूछती है, गलत आंसर देती है। बच्चे इसको लेकर के कैट चले जाते हैं, कैट में कुछ फैसला आता है, उसके बाद हाई कोर्ट चले जाते हैं। जब पक्ष में फैसला नहीं आता, कैट कह देता है कि नहीं ये एसएससी का एकेडमिक मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चे हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट 1 साल तक सुनता है और ये फैसले पे पहुंचता है कि एक सवाल पे वो एग्री करता है कि एक सवाल का आंसर वाकई गलत दिया है। एक सवाल मतलब 4 नंबर, कितने सारे लोगों की नौकरी गई होगी। और वो कहता है कि ये एसएससी, आप इस रिजल्ट को रिवाइज करिए। 2023 की बात कर रहा हूं। राइट। एसएससी रिवाइज नहीं करती। एक तरफ बच्चे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ये बेंच ने दिया था फैसला कि भाई एसएससी कॉम्प्लाई नहीं कर रही। दूसरी तरफ एसएससी उसको चैलेंज करने के लिए जाती है कि हम ये नहीं कर सकते अब रिजल्ट रिवाइज। और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगभग 1 साल चलता है। 1 वीक पहले डिसमिस कर दिया गया कि बेस्ट ऑफ लक, जो लोग कोर्ट में थे पिटिशनर, उनको बेस्ट ऑफ लक बोला गया। सोचिए, जिस बच्चे का आखिरी अटेम्प्ट था, जिसकी आखिरी उम्मीद थी, जिसके परिवार का आगे आने वाला जीवन इस पे निर्भर था, आपने बेस्ट ऑफ लक बोल के डिसमिस कर दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि प्रोसेस बहुत आगे बढ़ गया है। हु इज द रेस्पॉन्सिबल कि प्रोसेस आगे कैसे बढ़ गया? आपकी नाकामियों की वजह से कि कैट ने 6 महीने चलाया, हाई कोर्ट ने 1 साल चलाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लगभग 1 साल चला। कैसे आगे बढ़ गया प्रोसेस? आप ले लेते पहले दिन ही ये डिसीजन। आज कैट ये कह देता है, अगर कोई कमीशन गलत सवाल पूछता है, कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम एकेडमिक में कुछ नहीं कर सकते। 2024 में सेम हुआ, 19 सवाल गलत पूछे गए, बच्चा कैट गया, कैट में डिसमिस हो गया। कैट में हो गया कि भाई नहीं हो सकता कुछ, बच्चा हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने ये तो पता होगा कि कैट ने डिसमिस कर दिया, तभी बच्चा हाई कोर्ट आया है। मामला भी पहली हियरिंग में ही पता चल जाता, इतना सिंपल नहीं है कि गलत सवाल है। हाई कोर्ट ने सुना 7-8 महीने और अब डिसमिस कर दिया कि अब कुछ नहीं कर सकते। कितने दुख की बात है। क्या कर रहे हैं माननीय कोर्ट? आपने क्या किया इससे? आपने एसएससी को ये लाइसेंस दे दिया कि तुम 25 में और 40 सवाल गलत पूछना, तुम 26 में 50 पूछना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। एक बच्चा आज अपनी ही चुनी हुई सरकारों से, उनके आयोगों से लड़ रहा है, आप सोचिए। और कोर्ट क्या कर रहा है? सुनने के बाद डिसमिस कर दे रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरी ये आवाज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। आज हम ये सोच रहे हैं कि हम सीजीआई आपके साथ सामने पिटीशन लगाएं कि अगर यही होता रहा, आप हर बार ये कह देंगे कि प्रोसेस आगे बढ़ गया, अब कुछ नहीं हो सकता, प्रोसेस आगे बढ़ गया, अब कुछ नहीं हो सकता, तो इसमें हजारों लोगों का जिनके भविष्य के साथ गलत हुआ, उनको न्याय कहां मिलेगा? अब आदमी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कहां जाए? भगवान के यहां जाने का रास्ता बता दीजिए आप। ये जो एसएससी में गलत सवाल पूछने का जो ये चलता आ रहा है, ये सिर्फ इसलिए है कि पैसे कमा सके? पहले पैसे कमाने के लिए ही था, अपने लोगों को भर्ती करने का तरीका होगा। कुछ तो है ना कि ये एक पेपर ठीक नहीं बना पा रहे। अगर आप 100 सवाल ठीक नहीं बना पा रहे, आप 90 सवाल ठीक नहीं बना पा रहे, तो लानत है ऐसे कमीशन पे, भंग कर देना चाहिए उसको। और मेरी ये समझ में नहीं आता, हाई कोर्ट ने अभी 2024 वाले मामले में बोला कि हमें मालूम है, कैट ने भी ये बोला कि बहुत गलत हुआ है, चेयरमैन साहब ने भी बोला बहुत गलत हुआ है, कैट ने भी बोला बहुत गलत हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते, हाई कोर्ट ने भी बोला बहुत गलत हुआ है, बट हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आज कैसे ये कह रहा है हाई कोर्ट कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं? चलो मैं हाई कोर्ट की बात मान लेता हूं, सुप्रीम कोर्ट के हाथ क्यों बंधे हुए थे कि उसने ये सरकार के खिलाफ जो बच्चे केस लेके गए थे, आयोग के खिलाफ जो बच्चे केस लेके गए थे, उसको डिसमिस कर दिया। मैं चाहता हूं कि लोग इस मुद्दे को उठाएं और ये बहुत चिंता का विषय है कि आज अब सोचिए, ये हिम्मत टूट गई कि बच्चा आज की बात नहीं सोचेगा कि यार गलत होगा तो वो सह के बैठ जाएगा। किस देश में रह रहे हैं हम? और हम विकसित भारत और एक अच्छे भारत की कल्पना कर रहे हैं जहां हजारों लाखों लोगों के साथ हर साल अन्याय हो रहा है। तो ये बड़े दुख के विषय हैं। और एक बच्चा कैसे कैसे पैसा जमा करता है। चलिए, अभी कुछ सालों से तो मैंने इतने सारे केसेस लड़े, पैसा लगाया। जो सेम गलती एसएससी ने पिछले साल की, हम कैट में गए, रिजल्ट रिवाइज कराया, इस साल फिर सेम गलती की, फिर बच्चों को मौका दिलाया मेंस देने का। ये लगातार गलती कर रहा है, करेंगे।
इनको तो कैट से क्लीन चिट मिल जा रही है, ठीक है गलती हो गई कोई बात नहीं, थोड़ी सी डांट फटकार सुनी क्या फर्क पड़ रहा है, हाई कोर्ट से थोड़ी डांट फटकार सुनी क्या फर्क पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से डांट फटकार सुनी क्या फर्क पड़ रहा है। एक बच्चा जो उम्मीद लेके बैठा था कि अगर एक सवाल पे भी फैसला आता तो शायद हो सकता है कुछ बच्चे और इन होते। हम तो ये कहते हैं कि जो सेलेक्ट हो गए मत छेड़िए उनको, सरकार के पास ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी बहुत कम है, आप कहीं उनको कहीं तो एडजस्ट करिए, क्योंकि उनका आखिरी अटेम्प्ट था, उनकी आखिरी उम्मीद थी। आपने उस आखिरी उम्मीद के लिए क्या करा? आज वो बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे कॉल करते हैं, अभी देखिए इस बच्चे का भी जो कॉल आ रहा है सेम कहानी है कि सर अब क्या हमें करना चाहिए। अब जिन बच्चों का 2024 वालों का हाई कोर्ट से डिसमिस हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट जाने में डर रहे हैं, उनको दिख रहा है कि यार 23 वालों का ही कुछ नहीं हुआ, हमारा क्या होगा। यानी गलत हो रहा है, गलत सह के रहो। मैं जैसे देखता हूँ कभी कभार अपने घर में भी ऐसी बात करता रहता हूँ तो बड़ी बहस होती है, गर्मा गर्मी होती है, कभी दोस्तों से बात हो गई तो गर्मा गर्मी हो जाती है। ऐसा लगता है कि दैट सरकार की जितनी गलती है उतनी ही गलती शायद सिटीजन्स की भी है कि हमें अपने हकों के बारे में भी नहीं पता। हाँ, पुलिस स्टेशन जाते हैं, मैं खुद देखता हूँ इन लोगों का बिहेवियर। अभी मेरे भाई का थोड़े दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था एंड मेरे फादर ने कहा कि, मेरे भाई नहीं कहा, वो लॉ कर रहा है तो उसने बोला कि पुलिस में FIR करो जाके, हिट एंड रन था। तो मैंने अपने फादर से बोला कि कर देते हैं कंप्लेंट। मेरे फादर का जो आंसर था उसको सुन के भी मुझे ऐसे ही लगा, उन्होंने यही बोला कि जाएंगे उधर FIR कौन करेगा, किसी से फ़ोन करवाना पड़ेगा, किसी को मैसेज करना पड़ेगा और क्या होगा। यानी उन्होंने उस खराब सिस्टम को इतने साल देखा है, हिम्मत हार गए वो कि ये सिस्टम कभी ठीक होगा। बट मैंने उनसे सर यही बोला, मैंने कहा ये हमारा हक है, जो उस इंसान जो रिप्रेजेंटेशन है, उस जो रिप्रेजेंटेटिव है उस थाने का, उसका हक, हमारा हक बनता है कि वो हमारे लिए काम करे। वो हमारे लिए बैठा है, सरकार उसको हमारे लिए सैलरी दे रही है, ना कि हमारे को डराने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बट एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा होता है ना कि आपके घर में चोरी हो जाए, आपको उसकी FIR कराने के लिए 4-5 चक्कर थाने के काटने पड़ेंगे। ये हालत है हमारे यहाँ सिस्टम में, ये प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम में। तो इसीलिए आपके पिताजी को लगता है, और ये आपको आपका हक पता होना चाहिए था, ये सारी चीज़ें ठीक चले। हमारे यहाँ क्या है, हर चीज़ में करप्शन है ना। आपको पैसा पकड़ाना है तो आपका काम, आपके दिमाग में सेट है कि आपको पैसा पकड़ाना है तो आपका काम होगा, आपको पैसा कब पकड़ाना है तो आपका काम होगा, हर चीज़ के लिए। आप सोचिए, आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, हर जगह पैसा है। सरकारों को नहीं पता है कि पैसा है। आप तो ये कह रहे थे डिजिटल इंडिया है, कैशलेस इंडिया है, सब कुछ खत्म कर देंगे, फिर भी रिश्वतें खत्म नहीं हो रही। आप ये छोटी छोटी चीजें सोचिए। आप योजना ला रहे हैं, उसमें घोटाला हो रहा है। प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना में 10,000 करोड़ का घोटाला है, 10,000 करोड़ का घोटाला है। आप पढ़िए, गूगल करिए। अच्छा, हाँ, ये सामने तो आता नहीं आया है। कैग की रिपोर्ट कह रही है, CAG की रिपोर्ट सामने लाने कहाँ देते हैं। अभी PMO ने साफ कहा है कि जो भी PM फंड में पैसा है उसका हिसाब किताब नहीं दिया जा सकता। क्यों? मना कर दिया। ये वही PM फंड है जो इस वक्त जब कोविड आया था तो रिलीफ के नाम पे हम लोगों ने PM फंड में पैसा डाला था कि देश के हित में लगेगा। अब ये कह रहे हैं कि वो हिसाब नहीं दिया जा सकता। ये एक तानाशाही का ही रूप है। यानी कल को आप ये कहो कि सुनो मैंने पैसा कमाया, इनकम टैक्स को इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरा स्टेटमेंट मांग सके। आज इनकम टैक्स आपसे आपका स्टेटमेंट मांग सकता है, GST आपसे आपका स्टेटमेंट मांग सकता है, आप कितना कमा रहे हैं। एक एक रुपए का हिसाब सरकार को रखने का हक है आपका, और PM फंड का नहीं है। क्यों भाई? PM फंड का हिसाब क्यों नहीं मांगा जा सकता? मैं नहीं मांग रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं CAG की रिपोर्ट में आना चाहिए था, कहां पैसा इस्तेमाल हुआ, नहीं हुआ। वो भी ये कह रहे हैं कि वो लोगों ने अपनी स्वेच्छा से दिया था। अगर लोग किसी को भी अपनी स्वेच्छा से पैसा दें तो वो बंदा हिसाब नहीं देगा। ये तो कमाल का मजाक है। फिर आप कैसे कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को विदेश से फंडिंग मिली है, लोगों ने स्वेच्छा से ही दी। आज कोई मुझे, ये लड़की बैठी है 3 करोड़ रुपए दे दे, आप 4 करोड़ रुपए दे दो, आप 10 करोड़ रुपए दे दो, मतलब, और इनकम टैक्स आए, मैं कहूं सुनो आपको हिसाब नहीं मिलेगा क्योंकि इन लोगों ने तो अपनी स्वेच्छा से दिया है। ये कौन सा लॉजिक है? ये दिया है PMO ने लॉजिक। अभी यही जो ये लॉजिक दिया है, सेम लॉजिक वोट चोरी पे भी दिया था। हाँ, सेम कि जब उन्होंने कहा कि दैट हमें ये पूरा इसका इंक्वायरी चाहिए, जितनी भी मशीनें हैं, सारी चीजें, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते। हाँ, वो जो ये CCTV मांगने की जो बात थी, या CCTV भी, उधर औरतें आती हैं, वो वोट देती हैं। मतलब ट्रांसपेरेंसी आप बढ़ाने आए थे। ऐसा कहा गया था इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम कर देंगे कि 1 रुपया इधर से उधर नहीं होगा, हम चौकीदार की तरह काम करेंगे। और यहाँ तो सब कुछ इधर से उधर हो गया। अभी UGC भी ला रहे थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी है। अब वो ये एक्चुअली क्या होता है ना कि इनको पता है कि ये सब वोट बैंक का मामला है। हम UGC लाएंगे तो हम OBC SC ST का दिल जीतेंगे।
अब हमें लग रहा है अच्छा अपर कास्ट भारी हो रही है तो हम उधर से सुप्रीम कोर्ट से रोक लगवा देंगे। तो सब ये आपस में ही कर रहे हैं, ये जिस चीज पे चाहेंगे उसी पे रोक लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि किसी भी चीज में खुद से इंटरवीन होकर रोक लग गई, तो वो अब कहने वाली बातें रह गई हैं। अरावली पर्वत पे फैसला आया, खूब गलत आया, और तमाम सरकार और सरकार के लोग लगातार ये मीडिया तक कि ये फैसला अरावली को बचाने के लिए है। जब लोग बहुत अड़ गए, लोग उसकी एक्सप्लेनेशन देते रहे परप्लेक्सिटी और चैट जीपीटी से निकाल के कि ये हित में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और उस पर रोक लगा दी। मैं कहता हूं कि फिर ऐसे लोगों से दोबारा सवाल पूछो कि भैया अब आप बताइए, ये सवाल पूछने वाली जो चीज है ना, ये खत्म हो गई है। बट मुझे सर ऐसा लगता है जिस हिसाब से शायद एक अच्छा कदम जरूर हुआ है कि डिजिटल इंडिया जो मूवमेंट चली उसमें सबके हाथ में इंटरनेट का एक्सेस आया, और ये इंटरनेट सुनो फिर आप गलत जा रहे हो प्रतीक जी, बिल्कुल, कि मतलब डिजिटल इंडिया नाम देने से वाह 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 वाह, अब अभी आप दूसरे लोगों की बात कर रहे थे, अब आपका कहना है कि मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया नाम दिया था इसलिए सबके हाथ में एक्सेस आ गया इंटरनेट का। नहीं सर, इसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। मोदी जी को दिस इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भाई साहब, ये आना ही था। मैं मोदी जी को कहीं आप बताओ ना, आप 2014 में हम और आप बैठ के पॉडकास्ट कर रहे होते तो क्या हम ये कहते कि मनमोहन सिंह जी को इस चीज का तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि 2005 के बाद सबके हाथ में मोबाइल फोन्स आ गए? वो आने ही थे, कुछ चीजें तो आनी ही थी। बट एक चीज सर, इसका एक चीज मैं बता रहा हूँ सर, इसका एक फायदा हुआ कि दैट जो इंटरनेट का एक्सेस आया लोगों के हाथ में, चाहे इंटरनेट हमारे देश में बहुत सस्ता है, मैंने काफ़ी सारी फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल करा है, उधर इंटरनेट बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा, बट हमारी कंट्रीज में कंपेरेटिव बहुत ही सस्ता है, ना के बराबर है। इससे एक फ़ायदा तो मुझे लगता है सर होगा कि दैट जब ये ऐसे पॉडकास्ट बनेंगे या ऐसे काफ़ी सारे लोगों को वो देखेंगे तो मुझे लगता है उनके लिए इंटेलिजेंस आएगी, क्योंकि इफ़ आई एम पेइंग द टैक्स, मैं गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दे रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को जीएसटी दे रहा हूँ, मैं तमाम तरीके के जितने भी टैक्सेस हैं सब देता हूँ, मुझे बदले में कहीं पे भी बहुत अच्छी सुविधा नहीं मिलती, ना मेरे को अच्छा एयर क्वालिटी इंडेक्स है मेरे पास। लेकिन आपने बड़ी सही बात कही है, मैं इस पे थोड़ा सा बोलूं, आप कुछ कह रहे हैं तो कह लीजिए। नहीं आप सर बोलो। हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि 2014, 15, 16 में हम लोग इंटरनेट कम यूज करते थे तो इंटरनेट थोड़ा महंगा था, अभी बहुत यूज कर रहे हैं, और लोगों को भी पता है कि इतना पैसा तो लोग नहीं दे पाएंगे इंडिया में जितना जीबी यूज कर रहे हैं। हाँ, ये लड़की दिन भर का 12 जीबी का रील देख लेती है। अगर आप इसको उस टाइम 2014-15 के हिसाब से 300 रुपये पर जीबी मांगोगे, 3600 रुपये नहीं दे पाएगी। तो अब दो ही ऑप्शन है मेरे पास, क्या तो ऐसी कंपनियां हैं जो इंटरनेट सस्ता कर दें, तो विदेशों में लोग उतना इंटरनेट के लिए पागल भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब बात क्या है कि इंटरनेट सस्ता हुआ, सरकार की BSNL ने सस्ता नहीं किया, ये बात मानता है, अंबानी जी ने सस्ता किया। हो क्या रहा है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन का दौर है, जिसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ रहते हैं, मैं एकदम नहीं, बट मैं भारत के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ पूरा हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज है, लेकिन तब तक जब तक कि सरकार का कंट्रोल उस चीज पे है। बट आज भारत सरकार का कंट्रोल नहीं है, वो हमने देख लिया इंडिगो वाले में। हाँ, इंडिगो ने जैसे चाहा वैसे जनता का काटा, सरकार आंख नहीं दिखा पाई इंडिगो को, है आंख दिखा देती सरकार, कैंसिल कर देती उसका लाइसेंस, कुछ और कर देती। क्या करा सरकार ने? इतने सारे लोगों का मोनोपोली। तो ये जो भारत में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये मोनोपोली वाला हो रहा है। आप कहेंगे कैसे? सरकार सिर्फ अडानी को बहुत सपोर्ट कर रही है, थोड़ा बहुत अंबानी को। क्या आपने देखा कि बीजेपी सरकार में कुछ और भी बिजनेसमैन पनप पाए? आपको मालूम है, नोएडा का एक बड़ा अच्छा बिजनेसमैन, अब मैं अच्छा आदमी बता रहा हूं भाई, आप लोग कहें कि उसने बिजनेस में खराब किया, अच्छा क्या नहीं पता, अच्छा आदमी JP गौर आज बिकाऊ है। सरकार ने कितने उसके लोन माफ किए, सरकार चाहती तो उस बिजनेसमैन को भी पनपने देती, बट आज हालत यह है कि उसकी एक कंपनी की बिड डाली गई और उस बिड में अडानी शायद ज्यादा पैसे भी भरे थे, उसके बावजूद भी अडानी को वो बिड मिली है। अच्छा, अडानी ने टेक ओवर कर लिया JP का आधा साम्राज्य नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर। यानी यहां क्या हो रहा है कि जो पुराने बिजनेसमैन भी हैं, जो निपटते दिख रहे हैं, उनको सरकार का सपोर्ट ना दिख रहा है। सरकार चाह रही है कि अडानी को ही ये भी ले लें, तो उधर अडानी की मोनोपोली हो रही है। इंटरनेट आप बताइए, आज के बाद जिस हिसाब से जियो है, अभी जियो थोड़ा और सस्ता कर दे, थोड़ा सा सस्ता कर दे, 20-30%, अंबानी जी आपके फायदे की बातें सुन लीजिए, तो एयरटेल और BSNL और ये सब रोड पे आ जाएंगे, और इनको बंद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। हो सकता है जियो एक्वायर कर ले। यानी आप सोचिए, देश का पूरा इंटरनेट सिस्टम कौन हैंडल कर रहा है? अंबानी। जिस दिन भी चाहेगा ना आपकी लंका लगा देगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
पूरा देश रोक देगा अंबानी मोनोपोली है चाहेगा ना, तो। क्योंकि मोनोपोली हो गई। आज पूरे देश में बिजली एक ही आदमी बना रहा है सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया, वो है गौतम अडानी। जिस दिन चाहेगा उस दिन आपके घर में एक साथ अंधेरा कर देगा। तो ये जो मोनोपोली हो रही है और प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, लेकिन सरकार की जो इससे कंट्रोलिंग जा रही है, ये चिंता का विषय है। सर ये तो है ही, क्योंकि इस देश में जितने इस देश के 10 सबसे बड़े बिजनेसमैन, उनके पास उतना पैसा है जितना इस देश के 140 करोड़ लोगों के पास नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि भारत में तो बिजनेसमैन अपने आप से बन ही नहीं रहे। गौतम अडानी में बहुत बुद्धि है। आपको लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ काम किया, टेक्नोलॉजी में बहुत काम किया। चलो देश की सरकारें नहीं कर पाए रही थी, यही लोग टेक्नोलॉजी में कुछ अच्छा कर लेते कि इन्होंने कुछ बहुत नया कर दिया। भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो वही गरीबों से सस्ती सरसों खरीदी, उन्हीं को महंगा तेल बेचा अडानी ने। इसके अलावा कोई बहुत अच्छा काम अडानी ने नहीं किया। और अडानी की ग्रोथ बता रही है। हमें यहाँ लगता है बैठे बैठे अडानी की बहुत ग्रोथ हो रही है, बहुत ग्रोथ हो रही है, लेकिन जब आप एलन मस्क को देखेंगे तो बच्चा है। मानते नहीं बात? एलन मस्क ग्रोथ वो होती है कि बंदे ने स्पेस में जाने का सोच लिया, वहां रहने की व्यवस्था बना रहा है। अगला, यहाँ हमारे देश में लोग जमीन पे मकान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वो लोग चांद पे मकान ढूंढने की बात कर रहे हैं। कितना बड़ा अंतर है आप सोचिए। हम यहाँ, और हम भी बात कर सकते हैं बहुत कि यार हम सोच सकते हैं, आज हमें तो एलन मस्क की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो दिल्ली हमारी राजधानी है, वहाँ मेट्रो स्टेशन से लेकर के और कश्मीरी गेट अड्डे पे तमाम लोगों को आप जमीन में ठंड गर्मी में सोता हुआ देखेंगे। हैं, हम तो अभी अपने सारे देशवासियों को घर नहीं दे पाए हैं। हैं 80 करोड़ जनता, गलत तो नहीं बोला, 80 करोड़ ही है ना, 80 करोड़ जनता आज भी हमारे यहाँ राशन पे पल रही है, और हम अचानक से सोच रहे हैं कि विकसित हो जाएंगे। तो ये बड़ा मतलब खराब लगती हैं ये सब बातें कि हमारे देश की सरकारों की सिर्फ नीतियाँ कि वो सस्ती जमीन, पार्टी फंड में पैसा, जो ये करप्शन हो रहा है उसी से तो पार्टी फंड 3326% की ग्रोथ पे आ गया। एक्चुअली सर, पार्टी का तो दूसरा मोटिव ही यही है कि इन 5 सालों में ऐसा कुछ करना है ताकि अगले इलेक्शन को जीत पाए। सिंपल सी बात है, उनका तो मोटो यही है। उनके लिए तो ये गेम है यार। लेकिन आप देश खोखला कर रहे हो, आप जीतते रहोगे और ये देश की जनता आंख बंद करके देखती रहेगी। आप देश को खोखला करते जाओ। हार है देश की जनता की हार है सर। हाँ, जो वोट दे रहे हैं, वही भरोसे पे वोट देता है हर आदमी भरोसे पे वोट देता है। बट इन्होंने जैसी इमेज बना ली, जिस तरीके की नौटंकियां इन्होंने करना चालू किया। हमारा देश के प्रधानमंत्री को आप देखिए ना, कि किसी देश के प्रधानमंत्री को आप नहीं देखेंगे जो इतना ज्यादा मंदिरों में और ये रहता है। और रहते हो ठीक है यार, आपको वक्त मिला, आपने महीने में एक ट्रिप लगा लिया। हम लोग भी जनरली यही करते हैं, महीने में एक तीर्थ स्थल चले गए, दर्शन कर लिए। ये नहीं कि उसका प्रचार प्रसार में 3-4 दिन लग रहे हैं, अलग अलग एंगल से फोटो खिंचा जा रही है, अलग अलग ड्रेसअप किया जा रहा है। आप देश के बारे में सोच कब रहे हो भैया? एक डिसीजन तो आप बताओ कि आपने देश के बारे में ये सोचा है, आप कुछ नया ले आए हो। आज आप सोचिए, जो पुरानी आईआईटी थी, आपको पता होगा कुछ नई आईआईटी खुली है, आप उनकी इमेज बताओ, आपके दिमाग में क्या है? क्या आईआईटी कानपुर को टक्कर आईआईटी इंदौर दे पा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं ना। लोग ये कहते हैं अच्छा आईआईटी, ऐसे देखेंगे आपको। जो बात आईआईटी कानपुर की, तो हम जो आईआईटी हमारे पास पहले से थी, जो हमने नई बनाई है, वो हम उस स्तर की नहीं बना पाए, तो हम नीचे गए या पीछे? बताइए आप, पीछे ही गए ना। ऑफ कोर्स, मतलब वही मैं कह रहा हूं कि एम्स नहीं बना पाए सर। हम जो एम्स पहले थे 2-4 बने हुए, उतने हम आज नहीं बना पाए। आज भी आप देखो एम्स में कैसी लाइन लगती है। अरे विकसित देश के लिए सबसे जरूरी एजुकेशन और हेल्थ है। आप एम्स की बात कर रहे हो, आप किसी भी यहाँ के लोकल बड़े हॉस्पिटल में चले जाना, मैक्स, फोर्टिस, बहुत सारे एलाइट हॉस्पिटल हैं, एलीट हॉस्पिटल हैं। मतलब ये इतने महंगे हैं सर कि दैट नॉर्मल इंसान नहीं जाने की सोचता, बट नॉर्मल इंसान मजबूर है जाने के लिए। सही बात है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको मौका ही नहीं मिलेगा। उसमें तो बहुत तगड़ी जुगाड़, नाम, ये सब चाहिए। एम्स की आज भी हालत ये है, मोदी जी आप आए हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप कभी एम्स की तरफ से निकल के देखो कि बंदा रात के 2 बजे से आके रोड पे सोता है, लाइन लगती है, गरीब दूर से आ रहा है, रुकने के पैसे नहीं है, तब शायद कहीं मौका मिलेगा। और एम्स में भी आजकल बड़ा करप्शन चल रहा है। वहां भी अगर आपको सस्ता इलाज कराना है तो डॉक्टर्स करप्शन कर रहे हैं। ऐसी चीजें सामने आई हैं कि डॉक्टर्स पैसे ले लेके, ठीक है आपके ऑपरेशन की डेट मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपने बैकएंड पे थोड़ा पैसा भर दिया है। वहां अलग लेवल का करप्शन चल रहा है। और ये तो करप्शन रोकने आए थे, ये तो ट्रांसपेरेंसी लेने आए थे, इसीलिए इन्होंने नोटबंदी की थी। राइट, बट उससे कुछ हुआ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ यार। हेल्थ में कोई सुधार नहीं है भारत में। आपने देखा कि वो HIV एड्स का बिलेट चढ़ा दिया था, कितने सारे लोग HIV पॉजिटिव हो गए। राइट, मध्य प्रदेश में। तो ये तो एक्चुअली मुझे लगता है इंस्टीट्यूशंस का कोलैप्स बहुत है। इंस्टीट्यूशनल जो सर्विसेज चल रही हैं, कमीशन है, वो कोलैप्स कर गए हैं। बात क्या यार, हमारा मीडिया भी उस तरीके के सवाल नहीं रखता है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत में सिर्फ 6% लोग ही
टैप से निकला पानी पी सकते हैं इतनी बड़ी जनता में 6% लोग। पूछते हैं कभी किसी मिनिस्टर से सवाल, एनसीआर पे भी हो रहा है कि दैट इसमें आई डोंट 70% वाटर कंटेम्पटेड है। आपको पता है सिंगापुर की हालत बहुत खराब थी। हम क्या सीखते हैं? मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परीक्षा पे चर्चा और ये वो फलाना ढिमका। क्या सीखा आपने सिंगापुर से कि भाई सिंगापुर ने कैसे अपनी नदियां पवित्र की? मैंने तो यहां तक पढ़ा रिपोर्ट्स में कि स्विट्जरलैंड की भी बहुत बुरी स्थिति थी एक टाइम पे, उनके यहाँ भी काली नदियां थी, उन्होंने कितना शुद्ध कर लिया सब कुछ। हम तो उस डायरेक्शन में नहीं है। हमारी तो गंगा, जिसको हम सोचिए ये वो देश है जहां पे नदियों को पवित्र नहीं कहा जाता, जहां पे नदियों को मां नहीं माना जाता। हमारे यहाँ गंगा मां है, यमुना मां है। सोचिए वहां हमारी नदियों की हालत ये है, इतनी गंदी है वो कि वो तैरने लायक तक नहीं है। उसका एमपीएन 82,000 से ज्यादा है, जो कि 2500 से ऊपर नहीं होना चाहिए तैरने के लिए। सर मुझे तो उसमें ऐसा लगता है कि दैट एजुकेशन का उसमें बहुत बड़ा लैक है, क्योंकि सॉरी टू से ये तो मेरे अंदर भी होगा, आपके अंदर भी होगा, हमने करा होगा कभी ना कभी, मैं ये नहीं बोलूँगा हमने नहीं करा होगा, बट वी लैक, इंडियंस लैक इन सिविक सेंस। इंडियंस आप कहीं पे भी देखोगे वी लैक इन सिविक सेंस, क्योंकि आप रास्ते में गाड़ी से कहीं जा रहे हो, आपकी गाड़ी में कुछ गिर गया, हम ये तो ज़रूर करते हैं, अपनी गाड़ी तुरंत साफ कर लेते हैं, पर बाहर फेंक देते हैं वो चीज़। आपने देखो, आपने गलत नोटिस किया है प्रतीक बाबू, मैं आपको बताता हूँ। आप जाइए यूरोप के किसी भी देश में, हर 15 कदम 10 कदम पे आपको 2 डस्टबिन मिलेंगे, एक गीला एक सूखा। यहाँ मिलते हैं क्या? लोग क्या करें सर? लोगों की मजबूरी है। आपने दी क्या वो सुविधा? आपने सिखाया क्या वो सिविक सेंस? स्कूलों में नहीं है डस्टबिन इतने ज्यादा जो कि होने चाहिए। आप बच्चा तो स्कूल से ही सीख के आगे बढ़ता है ना, कुछ नहीं सीखेगा कहाँ से वो सिविक सेंस? आप एक चीज़ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक चीज़ तो है कि कम भी है, ये तो है ही, देखो सर कम है, बट मैं तो एक चीज़ ये देखता हूँ, चलो सरकार लगा भी देती है, सरकार कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि कुछ ना कुछ चलो कर रही है, लगाती है कुछ ना कुछ, कोई। अरे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप एग्री करोगे, मेरी बात सुनो। आप जिस दिन अपना रूम साफ करते हो, बहुत साफ होता है, उस दिन आप अगर एक कागज भी मोल्ड करके फेंकना हो तो कहाँ फेंकते हो? डस्टबिन में। उस दिन, एक दिन जिस दिन आपका रूम बहुत गंदा पड़ा है 3-4 दिन से, जब आपने तैयारी करी होगी, तब आप उस कागज को कहाँ फेंकते हो? मैक्सिमम चांस होता है वहीं फेंक देते हो, रूम तो गंदा पड़ा ही है। तो प्रॉब्लम इज दैट कि जब आप नोएडा से ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं तो उस रोड पे रास्ते में खुद इतनी गंदगी है, तो आपको लगता है कि ठीक है मेरे एक बोतल से क्या होगा, ऑलरेडी इतनी धूल है, उतना कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा हुआ है, कोई रोड बनी है। तो बात क्या है कि जिन देशों की हम बात कर रहे हैं वो देश खुद इतने साफ और स्वच्छ हैं कि हमारी आंखों में खुद शर्म आ जाती है, नहीं भाई ये यहाँ तो नहीं फेंकना, फिर तुरंत डस्टबिन दिख जाता है। तो यहाँ पे हमें ये अंतर भी समझना होगा। आज ये बहुत चल रहा है, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि बहुत सिविक सेंस चल रहा है कि भारत के लोगों में सिविक सेंस नहीं है। ऐसा नहीं है, भारत के लोग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा इमोशनल और अच्छे लोग हैं भारत के। ऐसे हमने मोदी साहब को इतने साल से बर्दाश्त नहीं कर लिया और अभी भी मौका दे रहे हैं कि नहीं कुछ सुधार करो, अभी भी उन्हीं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप भारत के लोगों के पास नहीं, अच्छे लोग हैं, अच्छा कर रहे हैं, बट बहुत सारी जगह वो परेशान है, वो फ्रस्ट्रेट हैं कि काम नहीं हो रहा, बीए करके खाली घूम रहा है, बेरोजगार है, उसको गुस्सा आती है भाई साहब देश के सिस्टम पे। उसको बाद में समझ में आता है। एक बच्चा जो 12th के बाद बीए करता है, मैं सच बता रहा हूं, उसको नहीं पता होता कि वो बीए करके बेरोजगार घूमेगा। अब तो चलिए इतना सोशल मीडिया हो गया, पहले के दौर में बीए हो जा रहा है, एमए हो जा रहा है, आज उसको पता चलता है यार बीए एमए वालों के लिए कहीं कोई जॉब नहीं है नहीं है, तो सरकार बीए और एमए बंद क्यों नहीं कर देती? ये प्रॉब्लम है कि आज बहुत सारी ऐसी डिग्रियां हैं जो बिल्कुल काम नहीं आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारी डिग्रियों में कोई स्किल नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सरकारें पैसा नहीं खर्च करती। उनको पता है कि 5 साल बाद सरकार चेंज हो गई तो इसका क्रेडिट कोई और ले जाएगा। इस क्रेडिट कोई, ये लोग कहते हैं देशभक्त है, मैं नहीं मानता कि मोदी जी भी देशभक्त हैं, मैं एकदम नहीं मानता हूं। मैं आपको बता दूं, मैं बीजेपी पार्टी के एकाध कोई हो, क्योंकि मैं बहुतों से मिला नहीं, लेकिन जो मैं दूर से देख के सोच पाता हूं, तो मैं नहीं मानता कि ये लोग देशभक्त हैं। देशभक्त की ये परिभाषा नहीं है। देशभक्त मतलब आप जहां हर चीज, आज मोदी जी अपने भाषण में चुनाव में रो देते हैं। आज आपको बता दूं, कोविड में मोदी जी बोलते थे देश सुनता था, मोदी जी ने बोल दी थाली बजाओ तो लोगों ने बजाई, सब कुछ किया। आज समझ में आता है कि आप हमारा काट रहे थे, आज समझ में आई ना ये बात। तो मोदी जी चाहते तो हर एक स्थिति बता सकते थे कि देश आज यहां है, देश आज यहां है। जो मोदी जी दूसरी सरकारों को क्रिटिसाइज करके जब सत्ता में आए थे कि मैं जानता हूं ऐसा होता है, मैं जानता हूं ऐसा होता है, वो पार्टियों का डेटा मैं आपको बताता हूं पढ़ के। आप देखिए 2004 में कांग्रेस के पास 38 करोड़ रुपए थे और बीजेपी के पास 88 करोड़। 2009 में कांग्रेस के पास 221 करोड़
उन्होंने भी फंडिंग ली होगी। और बीजेपी के पास 150। 2014 में 390 करोड़ तक पहुंची थी कांग्रेस और बीजेपी 295। 2019 में कांग्रेस तो अब खत्म ही हो गया, सुपड़ा साहब उसकी बात नहीं करते। बीजेपी की सुनिए 3562 करोड़। 2024 में 10,107 करोड़। तो मोदी जी को ये नहीं दिखा होगा कि पार्टी फंड में इतना पैसा कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है। मोदी जी ने ये नहीं कहा हो पार्टी फंड में बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, ये पैसा 10,107 करोड़ की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों ही जरूरत है, पूरा देश मेरा है, सब मुझे चाहते हैं, प्रधानमंत्री तो मैं यूं चुटकी बजा के और डमरू बजा के बन जाऊंगा। मैं ये 10,107 करोड़ में से 8,000 करोड़ इस चीज के लिए दान करता हूं, या 2 यूनिवर्सिटी बनाता हूं, या 2 एम्स बनाता हूं। कर देते वो भी। कुछ तो ऐसा नहीं दिखा कि देशभक्ति में लगा दिया वो पैसा। लोग कहते हैं कि मोदी जी ने 18 घंटे काम किया, उस 18 घंटे में 14 घंटे तो उनके यहाँ पे कमल के फूल का ही बैनर लगा हुआ होता है। इसका मतलब है कि आप छुट्टी पे हो। लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने कभी छुट्टी नहीं ली। अगर आप अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हो का मतलब ही छुट्टी पे। जो आप ये चुनावी रैलियां करने जाते हो ये छुट्टी पे ही तो होता है। प्रधानमंत्री वो देश की भलाई के लिए जा रहा है क्या? उनको तो देश की जिम्मेदारी दी गई थी ना, या ये कहा गया था कि नहीं हर राज्य में तुम सरकार बनाना, ऐसा तो नहीं कहा गया था। तो मोदी जी खुद के लिए उतने एम्बिशियस, खुद, जबकि मोदी जी को सोचो सब कुछ मिल गया, 2 बार प्रधानमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री से ज्यादा बार प्रधानमंत्री रहने का सपना पूरा हो गया। ट्विटर पे सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं, इतने नेहरू के नहीं थे। और इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलोअर विराट कोहली के ज्यादा थे, उसने अपना डीएक्टिवेट कर दिया, तो अभी इन्हीं के सबसे ज्यादा है। तो मेरा मतलब यह है, और भी एक आध के होंगे, अब श्रद्धा कपूर को मैं नहीं जोड़ रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ। तो मेरा मानना यह है कि सब कुछ तो मिल ही गया था, इस देश ने, इस देश की जनता ने दिया था। अब किस चीज का इंतजार है? आप देखो इनके 62, 2015 में मुझे 2 साल दे दो, फिर कि मुझे 50 दिन दे दो 2019 में, फिर कि अब मुझे 2026 तक दे दो, 26 आ गई मुझे 27 तक दे दो। अरे हमने तो साहब 29 तक दिया हुआ है आपको सिर्फ एक, दिल्ली बहुत बड़ी लग रही है, राज्य है, कैपिटल है, छोड़ दीजिए। आप किसी जिले को विकसित करके दिखा दीजिए जहां पे शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, हेल्थ फ्री है, एजुकेशन फ्री है, स्कूल का स्ट्रक्चर और हेल्थ का स्ट्रक्चर किसी भी प्राइवेट स्कूल जैसा है। बस इतना करके दिखा दीजिए, हम समझ जाएंगे कि वाकई में हम विकसित भारत की राह पे हैं। ओपन चैलेंज है मोदी जी। हाँ, ये एकदम ओपन चैलेंज है, बिल्कुल। आप इतना करके दिखा दीजिए। दिल्ली के स्लम एरिया तो अभी तक ठीक हो नहीं पाए। आप गोपालपुर चले जाइए, मुखर्जी नगर के पास है, इतना पानी भरा रहता है। कितने सारे एरिया जहाँ इतना पानी भरा हुआ है। ऊपर से ये लोग कहते हैं अरे पुरानी इनको सिर्फ बहानेबाजी करनी है सारी सरकारों को, पुरानी सरकार ऐसा करके चली गई थी इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा है। सच्चे तो ये है ही नहीं, सच इनके अंदर से खत्म हो गया है, सिर्फ देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और जो लोग इनकी अंधभक्ति में बिजी हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं वो भी देशभक्त नहीं है, उनको देश नहीं दिख रहा है, उनको भी देश नहीं दिख रहा है। वो आगे जाके कभी उनको दिखे तब समझ में आएगा, क्योंकि अंधभक्त देशभक्त तो नहीं हो सकते, और जो देशभक्त है वो अंधभक्ति कभी नहीं कर सकता। वो जब भी चाहेगा तो ये जरूर एनालिसिस करेगा, इवेल्युएट करेगा कि हम सही दिशा में हैं या नहीं। कोई नहीं, अब आपने डायरी से एक भी प्रश्न नहीं पूछा, इससे भी तो पूछो कुछ। पहली बार मैं एक टीचर को इतने क्रांतिकारी स्पीच देते हुए सुन रहा हूँ, या ऐसी बातें करते हुए सुन रहा हूँ। बाकी तो क्या है, सरकारों से अवार्ड लेकर के और सरकारों की तारीफ कर रहे हैं, बस लगे हुए हैं सरकारों की तारीफ करने में। सब यहाँ पैसा बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं है कि बस पैसा बनाओ। किसी को ना देश की चिंता है। जो लोग हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो टीचर थे वो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए, तो उनको भी पता है कि कंपनी को प्रॉफिटेबल रखना है, सरकारों की ईडी सीबीआई इन सब से बचना है। तो आप सरकार की तारीफ करते रहो, बेवजह सरकार की तारीफ कर रहे हैं। एक मैं देख रहा था, कोई एक एडटेक के बड़े टीचर हैं, वो पता है क्या करेगी, सरकार ने जब जब हमें जरूरत पड़ी है तब तब हमारी मदद की है। आप सोचिए, ऑनलाइन एजुकेशनल सर्विसेज देने वाले प्लेटफॉर्म जो टैक्स से चलते हैं, उनको सरकार क्या हेल्प करेगी? आप बताओ। सरकार तो खुद टेक बाहर से खरीद रही है, आईटी सर्विसेज बाहर से एक्वायर कर, सरकार क्या मदद करेगी? अच्छा, सरकार ने यही मदद करी कि कभी हमें छेड़ा नहीं, कभी उसके इनकम टैक्स ने हमें टॉर्चर नहीं किया, कभी उसकी ईडी ने हमें टॉर्चर नहीं किया। शायद यही होता होगा मदद का मतलब, मैं जो समझ पा रहा हूँ। हम बेवजह सरकारों की तारीफ कर रहे हैं। सोचिए, वैकेंसी जो आती थी सरकारी एग्जाम में भी, वो भी साल के बाद आनी चाहिए थी और आती थी। आज 7-7 साल बाद आ रही है। 7 साल बाद कोई एग्जाम होता है। फिर लोग कहते हैं कि आप सरकारी नौकरी के पीछे क्यों पड़े रहते हो भाई, सरकारी नौकरी लोगों को क्यों मिले? अरे तो प्राइवेट दे दो भाई। आपने कोई स्किल दिया है? स्किल योजना में तो आपके यहाँ 10,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है। 12 मिलियन लोग पास आउट होते हैं 12th क्लास से, एंड 12 मिलियन में से 500,000 जॉब क्रिएट होती हैं। 11.5 मिलियन हर साल जो यूथ है वो बेरोजगार हो जाता है, अनएम्प्लॉयड हो जाता है। अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, वही मैं कह रहा हूँ। एक्चुअली कहना है कि प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं आ रही,
प्राइवेट इंडस्ट्री आए तो उस हिसाब से फिर सरकारी नौकरियां भी बढ़ती हैं, तो तो जॉब growth- क्रिएट नहीं हो पाती, जॉब ही क्रिएट नहीं हो पा रही किसी भी डायरेक्शन में। क्योंकि सर उसके पीछे भी एक रीज़न है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये महसूस करा है। जब मेरे पास ज़िंदगी में थोड़े पैसे आए, मुझे लगा मुझे बिज़नेस करना चाहिए, मैंने बिज़नेस खोला, तब मैंने एक्चुअली पहली बार फील करा कि आज तक जो मेरे घर में लोग थे वो क्यों मना करते थे मुझे बिज़नेस में जाने के लिए, क्योंकि जो बिज़नेस का इकोसिस्टम है यहाँ पे बहुत टफ है। आप कल कंपनी नहीं चालू कर सकते, आपको कंपनी चालू करनी है, आपको पहले उससे जाके परमिशन लेनी पड़ेगी, उससे जाके परमिशन लेनी पड़ेगी, और जो उधर बैठा है वो आपको कहेगा पहले उससे परमिशन लेके आओ, क्योंकि वो चाहता है कि दैट आप उसको कुछ बिल्कुल ऑफर करो तब खुलेगा। सही बात है, सही बात है। उसके बाद इतनी सारी अब तो लाइबिलिटी आ गई है कि आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने की सोचने के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। डू अ ट्रेड, एक सिंपल ट्रेडमार्क लेने के लिए 2 साल का वेट, 2 साल, उसके बाद ट्रेडमार्क एक बार में आज तक किसी को मिला हो तो बताओ, वो पहली दूसरी बार में कैंसिल होता है, उसके लिए फिर आपको एक वकील खड़ा करना पड़ता है। और वैसे आप कहते हो डिजिटल इंडिया, सब कुछ डिजिटल हो गया है। अब बाहर से कोई कंपनी सर आना भी चाहे, यहाँ पे कुछ करना भी चाहे, उसको पहले 10 चीजें तो तामझाम करना पड़ेगा पहले अपना, तब वो इधर आके कुछ बाहर करेगी। से कंपनी आने के लिए एक प्रधानमंत्री जब विदेश यात्राओं पे जाता था तो वो यही आके बताता था कि हम ये विदेश से डील करके आए हैं, ये करके आए हैं, इससे इतने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। आप बताइए ना, हमारे प्रधानमंत्री ने 10-12 साल में कभी आके किसी विदेशी दौरे के बाद बताया हो कि यहाँ से इतनी बेरोजगारी दूर होगी? बेरोजगारी का, नौकरियों का सपना इन लोगों ने बेचा। आप जो लोग कहते हैं ना कि क्यों नौकरी चाहिए, तो फिर आप नौकरी का सपना बेच क्यों रहे हो? भेज तो आप नौकरी का सपना रहे हो। एक आदमी कल को 10,000 कमा लेगा, भाई साहब इनको इनकम टैक्स वसूलने पहुंच जाएंगे, और ये उसी इनकम टैक्स का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? आपने देखा मुंबई में वो रोड कैसे बनाई, पहले 4 लाइन और फिर 2 लाइन हो गई। ये आपको हमारे टैक्स के बाद आप हमें दे रहे हो। स्कूलों में बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील में खाना बच्चों को ठीक से नहीं मिल रहा, बीमार पड़ गए बच्चे, ये सब हो रहा है। ये आप हमारे टैक्स भरने के बाद, चलो टैक्स का इस्तेमाल भी सही तरीके से होता हो तो भी ठीक था है। टैक्स का पैसा भरने के बाद वो युवराज मेहता नाम का लड़का एनडीआरएफ के पास रस्सी ना होने की वजह से मर गया, तो टैक्स लेने आप तुरंत आ जाओगे। टैक्स के पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा वो आपको नहीं पता है, ठीक करना है, सही करना है। तो यही आजकल एजुकेशनल सर्विसेज या एजुकेशन सेक्टर में भी क्या हो रहा है, स्कूल वीक पड़े तो हमारे देश के लोगों ने सोचा कि यार ट्यूशन से पैसा कमाना शुरू करते हैं। आज टीचर स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ा रहा, वो कहता मैं ट्यूशन में अच्छा पढ़ाऊंगा। ऐसा क्यों है? मतलब हमारे यहाँ कोई ऑफिसर बन जा रहा तो कह रहा है कि सैलरी से नहीं, मुझे घर करप्शन से चलेगा। सर आप एक चीज देखते हो, आजकल आप बच्चों को पढ़ाते हो, करते हो, एक्चुअली इंटेलिजेंस तो मुझे लगता है लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आती है, बट जो एक इंटेलेक्ट माइंड होता है वो नहीं डेवलप होता है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसा नहीं है। आपने क्या देखा है जो ऐसा एजुकेशन सिस्टम में कि दैट इंटेलिजेंट माइंड तो हम बना देते हैं बट इंटेलेक्ट माइंड हम नहीं बना पाते। इंटेलिजेंसी तो खैर बाई बर्थ ही होती है और भारत के लोग इंटेलिजेंट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट वो जो आपने कहा कि हमारे बेसिक एजुकेशन में स्किल नहीं है, जो किताबें हमारे पिताजी ने पढ़ी वही हमने पढ़ी, कुछ अपडेट नहीं हो रहा सिस्टम, थ्योरी बहुत है, प्रैक्टिकल नहीं है। जहाँ सिंगापुर की एजुकेशन सिस्टम को देखें आप और चाइना के एजुकेशन सिस्टम को देखें तो यही बेसिक अंतर है कि वहाँ पे लोगों को 5वीं क्लास में ही प्लास पेचकस पकड़ा के वो प्रैक्टिकल उसको इंटरेस्ट भी आ रहा है। हमारी थ्योरी जो बेसिकली क्या होती है, बड़ी बोरिंग होती है। तो एक तो वो पहले से ही बोरिंग है और ऊपर से प्रैक्टिकल है नहीं, तो कहाँ से स्किल और ये सब चीज़ें डेवलप होंगी? नहीं हो रही हैं। तो आप प्रमोट करते हो अपनी क्लासेस में स्किल्स वगैरह को? मैं तो बिल्कुल करता हूँ, एकदम करता हूँ। हमारे यहाँ स्किल कब दे रहे हैं? जब बच्चे ने 10th कर ली, 12th कर ली 14वीं पास कर ली, फिर आप ये कह रहे हैं कि अब बेटा तुम स्किल लो, फिर स्किल सीखने जा रहा है तो वहाँ फिर घोटाला हो के उसकी 13वीं हो जा रही है। अच्छा, आप क्या आप देखते हो जैसे Tier 2 Tier 3 के बच्चे आते हैं आपके पास पढ़ने के लिए, तो आप देखते हो कि उनके अंदर क्या स्किल मेजर है जो मिसिंग होती है उनके अंदर, जिससे आपको लगता है कि यार ये होती तो फिर भी ये कर लेता कुछ? नहीं यार, आप नॉर्मल बच्चे की बात कर रहे हो। यहाँ आप देखो कि जो इंजीनियरिंग करके आ रहा है वो बच्चा आज एसएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। यानी हम अपने यहाँ इंजीनियर्स के अंदर वो स्किल नहीं डाल पाए या वो एबिलिटी नहीं बना पाए कि वो अपने कैरियर ऑप्शन खुद से चूज कर सके। उसको इंजीनियरिंग करने के बाद पता चलता है शिट, मेरे को तो इंजीनियरिंग करनी ही नहीं थी। यानी 12th क्लास तक तो वो इतना भी डेवलप नहीं हो पाया था कि वो ये डिसाइड कर सके कि उसको इंजीनियरिंग करनी है या नहीं करनी है। सर हर इंजीनियर को ऐसे ही क्यों लगता है? जितने मेरे दोस्त हैं कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, मैक्सिमम यही कर रहा है। वही मैं कह रहा हूँ। तो वही नहीं, यहाँ पे क्या होता है ना कि आप 10th-12th करेंगे तभी आपको ये कोचिंग इंस्टीट्यूट और सब इतना इंजीनियर्स और डॉक्टर्स का सपना बेच देंगे। आप बड़ी बड़ी होर्डिंग पाएंगे ग्रेटर नोएडा के अंदर जहाँ पे लिखा होगा 4 CR LPA। हाँ, वो बड़ा अट्रैक्ट करता है।
जो कि 90 यूनिवर्सिटी में 90 बच्चों के बैच से किसी एक बच्चे को भी नहीं मिल पाता पैकेज, उसको ये लगा देते हैं। यार इंजीनियरिंग बड़ी बात है। वो बच्चा जब इंजीनियरिंग में जाता है तो वो 90 लाख उसके दिमाग में चल रहा हो, तो वो अपना पैकेज सेट कर लेता है, 90 लाख आएंगे, किस तरीके से खर्च करने हैं, गाड़ी लेनी है, क्या करना है। तो ये आप देखो ना, आज जो जितने भी ये ऑनलाइन एजुकेशनल सर्विसेज देने वाले लोग हैं, बेसिकली कोचिंग इंडस्ट्री, ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री क्या कर रही है आज? डॉक्टर बनने का सपना बेच रही है। 10th क्लास से बच्चों के माइंड को हाईजैक कर ले रही है। हम तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे, वी आर द ओनर ऑफ योर फ्यूचर। अब तुम्हें 10th हमसे पढ़ा है, अब 11th 12th पढ़ना और इसी के साथ IIT की कोचिंग करना। पहले IIT की कोचिंग के लिए भी एक टेस्ट होता था, वो टेस्ट पास करोगे तो कोचिंग IIT की तैयारी कराती थी, आप कर सकते थे। नहीं, अब कोई ऐसा टेस्ट नहीं है। आप 6ठी क्लास में हो, हाँ बस आपने पेमेंट करनी है वो रेजर पे के थ्रू, आप भाड़ में जाए। उसके बाद आप बन रहे हैं नहीं बन रहे कोई मतलब नहीं है। 2 लाख बच्चे आए तैयारी करने के लिए, 10 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, AIR-1 नहीं आई तो उनके पास इतना पैसा आ गया है कि वो AIR-1 को खरीद लेंगे और फिर वो ढिंडोरा पिटेगा, इस कोचिंग से AIR-1 आई। रिक्शा चलाते थे इसके पापा, और भाई साहब फिर जो होगा बाकी वहां कहीं देख रिक्शा चलाने वाले का AIR-1 लाए, तू यहाँ घास छील रहा है। बच्चा अलग से डिप्रेशन में, आप देख रहे होगे लगातार इतने सारे बच्चे नीट और JEE की तैयारी करने वाले सुसाइड कर ले रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि सिर्फ सरकारें ही गलत नहीं कर रही हैं और PR कर रही हैं। आप तो खुद ही उसी फील्ड में हो, आपसे लोग नेगेटिव PR कराने भी आते होंगे, जो नहीं है वो दिखाओ हमें, वही ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, ये सब लोग भी PR कर रहे हैं। सब ने भी मोदी जी से बहुत अच्छा सीखा है। एक्चुअली लोगों को तो पता नहीं है। हमारे यहाँ कंज्यूमर सर्विस कुछ है ही नहीं। राइट। हमारे यहाँ कंज्यूमर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? एक बच्चा फीस दे दे, उसके बाद फीस रिफंड नहीं हो सकती। ऐसे ऐसे रूल्स हैं। एक बच्चा अभी कोर्ट भी चला गया था एक इंस्टीट्यूट के खिलाफ। तो ये लोग क्या, कौन जाएगा? एक आध कोई बच्चे को किसी का सपोर्ट मिल गया तो कोर्ट चला गया, बच्चा सोचता है छोड़ो यार पैसे डूब गए तो डूब गए। कोई रिफंड का प्रोसेस नहीं है, बस लूटे जाओ लूटे जाओ। वो भी लोग इतने पावरफुल है, कहाँ ही जाए ना। हाँ, तो पता है लोग आज ये सोचते हैं, पता है कि छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, ओ शिट। जैसे आप भी हो रहे हो थोड़े से परेशान। आपको पता है कौन सा सिस्टम ठीक है वो बताओ? कौन सा सिस्टम? ये जो ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं इनका खुद का सिस्टम खराब है। ये AI का इस्तेमाल करके सोच रहे हैं कि कैसे बच्चे को लूटा जाए। तो हमारे यहाँ ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। कंज्यूमर कोर्ट कुछ भी नहीं कर रही है। आप देखेंगे कि कुछ इनको डर पैदा हो। आपने देखा होगा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसने क्या किया कि उसके यहाँ से पूरी कोचिंग नहीं ली थी। एक बच्चे ने प्री निकाल दिया, मेंस निकाल दिया, सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस ली थी। UPSC की कोचिंग है, दृष्टि IAS। तो उन्होंने क्या है कि बच्चों का ये दिखा दिया कि भाई ये बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, किसी ने शिकायत की तो उन पे 3 लाख का जुर्माना हुआ। आपके ऊपर जुर्माना हो जाएगा का मतलब क्या है? पहली बात तो 3 लाख का जुर्माना बहुत कम था, आप जिस हिसाब से करोड़ों में कमाते हैं। अभी उनका 390 करोड़ का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था कि उन्होंने इस साल 360 करोड़ का धंधा किया है, तो उसके हिसाब से 3 लाख कुछ भी नहीं है। ठीक है, का मतलब होता है जब कोई गलती होती है कि आप भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे, ये भी लिखा ही रहता होगा कहीं। लेकिन उन्होंने नेक्स्ट ईयर फिर से किया, फिर उनको 5 लाख का जुर्माना पड़ा। इससे पता होता है कि ठीक है, छोटे छोटे जुर्माने देते रहो, अपना धंधा बड़ा करते रहो। और सोचिए उस कोचिंग के अंदर इथिक्स भी पढ़ाया जाता है। जिस कोचिंग के अंदर इथिक्स पढ़ाया जा रहा है वो इतनी अनइथिकल है कि कैसे बच्चों को लूटा जाए, यही दिखा के कि हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन हो। आप कैसे बेचेंगे अपना प्रोडक्ट? ऐसे ही बेचेंगे। आपका ये क्वेश्चन जिस दिन भी विकास देवी कीर्ति सर आएंगे मैं पूछूंगा। बिल्कुल पूछेगा कि एक बार जब आपके ऊपर जुर्माना हुआ था तो वो सेम गलती आपने दोबारा क्यों की थी? इसका मतलब कि आपका लालच निहित था, आपको मालूम था कि इस चीज से बहुत पैसे आते हैं और ये काम हमें करना होगा। ये क्यों किया आपने? तो सारी कोचिंग्स ये कर रही हैं। अभी भी एक कोचिंग्स का हमने एक्सपोज किया था कि उन्होंने टॉपर्स के अकाउंट में पैसे भेजे थे, तो कोचिंग्स ये भी कर रही हैं, टॉपर्स के अकाउंट में सीधा पैसे भेज रही हैं कि आपको हम दिखाएंगे कि आप हमारे स्टूडेंट हो, आपने बस ये बोलना है। तो ये जो देश के अंदर हो रहा है, अट्रैक्शन मार्केटिंग एक तरीके वही। लेकिन ये अनइथिकल है। एजुकेशन के अंदर ये और ज्यादा घातक है कि जहां बच्चों ने आपको गणित पढ़ने के लिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए, एथिक्स पढ़ने के लिए फॉलो किया था और भगवान मान लिया था, आपने उसकी भावनाओं के साथ धोखा कर दिया, आपने उसे इमोशनल अरेस्ट कर लिया। आप जब दिखाते हैं कि गरीब का बच्चा हमारे यहाँ पढ़ के सेलेक्ट हो गया, तब आप वो नहीं दिखा रहे हैं, आप उसकी गरीबी बेच रहे हैं। आपको मालूम है कि इस गरीब को दिखा के आप और कितने गरीबों को अपने जाल में फंसा लेंगे। बेसिकली ये हो रहा है एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी। अच्छा सर, एज अ टीचर एक बेस्ट एडवाइस बच्चों के लिए, लोग बड़ा
कंफ्यूज रहते हैं अपने करियर को लेकर कि that करियर career से choose- ज्यादा choose तो करें। हाँ, अरे आज हालत ये है कि 10th क्लास के पास होने के बाद बच्चा ये नहीं डिसाइड कर पाता कि उसको कॉमर्स लेनी है, गणित लेनी सर है, आप क्या लेनी है। आप 10th की बात कर रहे हैं, आप कॉलेज खत्म हो जाते हैं, पीजी हो जाती है, पीजी हो जाता है तब तो वो सोच रहे डिसाइड हैं कि नहीं हो मैं यही पाता, करूं क्या, यही कुछ और करो, करूं। ये नहीं पता हो पाता। वही तो, ये वही कमी है कि जो ये नहीं सिखाया गया कि आपको किस स्किल में इंटरेस्ट आता है। जब आप 10th क्लास में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे तो बच्चा देखता है, अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, और इसमें मुझे मजा आ रहा है, इसमें नहीं मजा आ रहा है। आपके क्या थॉट है इस पे कि अगर कोई डिसाइड करने जा रहा है अपने करियर को तो किस बेसिस पे डिसाइड करे, क्या सोच के? आज के दौर में किस स्टेज पे पूछ रहे हैं आप? 10th के बाद, 12th के बाद? सर कभी भी एक करियर गाइडेंस नहीं, मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि सोशल मीडिया पे भरोसा करके तो बिल्कुल ना करें कि आपने किसी टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देख ली, आपने किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन की स्ट्रेटेजी देख ली, क्योंकि मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया पे क्या बोलेंगे, एक बहरूपिया का फेस रख के बैठे हैं। मतलब Double-sided चपरासी से लेकर के प्राइम मिनिस्टर साहब, मतलब ऑलमोस्ट सब, कि वो आप नहीं देख सकते कि कैमरे के पीछे की स्थितियां क्या हैं और कैमरे के सामने की क्या है। कैमरे के सामने ये होगा कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे लिए हर चीज सोच रहा हूँ, वो सब कुछ झूठा है। आप सोच नहीं सकते हो कि कैमरे के पीछे सिर्फ आपको काटने की प्लानिंग की जा रही है। तो इस देश के युवा को सरकारों ने, आयोगों ने, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, उसके पार्टनर ने, सब ने उसका बेचारे का काटा ही है, तो कट रहा है वो। तो अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है, हो सकता है कि इस चीज में आपको थोड़ा वक्त लगे, आप कहीं एक जगह असफल हो जाएं, कोई बात नहीं, 1-2 साल लेट आप सफल होंगे चलेगा, बट आप अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस होके ना करें। और सोशल मीडिया पे तो आंख बंद करके बिल्कुल भरोसा ना करें। जो भी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे बचपन में हम बोरो प्लस का ऐड देखते थे करीना कपूर का, और हमें लगता था करीना कपूर बोरो प्लस लगा के इतनी सुंदर हो सकती है तो मैं क्यों नहीं। वो बिल्कुल वैसा ही है, राइट। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए ना कि जो कार्तिक आर्यन स्केचर के शूज पहन रहा है वो वास्तव में तो एलबी गुची के पहन रहा है। तो सच्चाई कुछ और है। आप जिन मास्टर्स को देख रहे हैं कि सर बहुत गरीब हैं, ये वो, तो आप इमोशंस में आ जा रहे हैं। वो सर ने एक्चुअली आपको दिखाया ये जरूर है कि वो ऑटो में चप्पल पहन के चल रहे हैं, बट उसके पीछे सर के पास इतना है कि आपकी इमेजिनेशन से परे है। एक तो सर एक अपना आपने बड़ी अच्छा आपने एक क्वेश्चन बना दिया मेरे लिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दैट मैं एक चीज़ देखता हूँ जो इंडिया में टीचिंग कल एज अ प्रोफेशन है, इसमें पैसा बहुत कम है। टीचिंग प्रोफेशन में पैसा बहुत कम है। यस, अगर एज अ मैं टीचर, मैं सोचता हूँ मैं टीचर बनूंगा तो मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं एक बहुत हाई फाई लग्जरी जिंदगी जी सकता हूँ, मतलब उसके लिए मुझे फिर उसके साइड में बिजनेस बनाना पड़ेगा। बट एज अ प्रोफेशनल अगर मैं टीचर बनना चाहता हूँ तो ज़्यादा पैसा है ही नहीं। नहीं, ठीक है, जितना पैसा जीने के लिए पर्याप्त है उतना पैसा है। किसने कहा आपको नहीं? आज आप देखो टीचर्स यार 50,000 करोड़ की कंपनी बना ले रहे हैं, आप कह रहे हो कि टीचर्स नहीं है। सर मैं एज अ प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ। नहीं तो मैं उनके यहाँ जो टीचर्स job- पढ़ा रहे हैं उनके भी अच्छे पैकेज हैं, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ टीचर्स के पैकेजेज हैं। कितने हैं सर? वो तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। बट अगर मैं आप गवर्नमेंट गवर्नमेंट की बात, तो गवर्नमेंट Colleges- अरे तो मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि प्राइवेट teachers- कॉलेजेस में सर ऐसे ही है। हाँ, कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को टीचर्स को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जो उनको अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, बल्कि आपने तो उनका अप्रिशिएशन छीन लिया कि 10 से 2 की नौकरी थी 4 घंटे की, ताकि टीचर घर पे जाके बैठ के पढ़ पाए। हाँ, लेकिन आपने कह दिया कि नहीं, तुम अब SIR का काम करोगे, तुम अब बोर्ड्स का काम करोगे, हम तुमसे पूरा 8 घंटे का काम लेंगे। तो हम टीचर्स को टीचर्स रहने कहाँ दे रहे हैं? ऑफलाइन और ये जो ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री है, इसमें भी बहुत ऐसा हाल है कि एक टीचर से 6-6 घंटे 8-8 घंटे काम कराया जा रहा है, अगर वो बहुत फेमस नहीं है। तो शोषण तो प्राइवेट में भी हो रहा है, सरकारी में भी हो रहा है, दोनों जगह टीचर्स का हो रहा है। लेकिन आपने जैसे कहा कि टीचर में पैसा नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बाकी जगह आप बता सकते हैं। आपको पता है आर्मी की जॉब में 4 साल की नौकरी है अग्निवीर में, right. उसके बाद आपको बाहर कर दिया बाहर जाएगा। कर दिया जाएगा। जीएसटी इंस्पेक्टर को भी 70,000 रुपये ही मिलते हैं, और एक टीचर को भी 70-80 हज़ार की सैलरी मिलती है। तो ये खाली कहने वाली बात है कि टीचर के पास नहीं है। और बाकी टीचर्स को क्या है, मेरा जनता तो कहना सर ये है कि उनको मतलब एज अ टीचर जो एक गाइडिंग फोर्स है हमारी सोसाइटी के लिए, उनको इतना नर्चर करना चाहिए ताकि वो अपना और कंट्रीब्यूशन अच्छे से बिल्कुल दे पाए। बेस्ट दे सकें। यही मैं कहता हूं कि आपको उनको फ्री माइंड देना होगा कि भैया आप 4 घंटे स्कूल आ रहे हो, बाकी टाइम आप पढ़ो। आपके लिए स्पेशल किताबें भेज रही है सरकार कि आप ये किताबें भी देखिए, आपके लिए स्पेशल सेमिनार्स हो रहे हैं, आपको भेजा जा रहा है कि सिंगापुर के एजुकेशन सिस्टम को देख के आइए, आपको भेजा जा रहा है आप चाइना के एजुकेशन सिस्टम को देख के आइए। तो सरकारों का ध्यान नहीं है, वो क्या कह रहे हैं, उनका एक ही काम है, हर आदमी को इसी पे लगा दो, कैसे रैलियों में लोगों को लेके आना है, कैसे लोगों को, उसको उसका काम मत करने दो। प्रधान को बोल दो तुम्हें लोगों को रैलियों में लेके आना है, कैसे भी लेके आओ हमें नहीं पता, और टीचर्स को बोल दो तुम भी वोट में इन्वॉल्व रहो। बस सिर्फ एक राजनीति का ही काम रह गया और कुछ है ही नहीं।
करने के लिए इस देश में। खैर छोड़िए, हमने बहुत बातें की। मेरा सर, फिर वो मुद्दा ना मेरा तो अब ये क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन तो मैं सरकार में पूछूंगा ही नहीं, मैं पूछूंगा विनय सर ऐसे गुस्से में रहते हैं? अच्छा नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं रहता हूँ, मैं बहुत रिलैक्स रहता हूँ। और लोग अब यहाँ पे कमेंट करके भी कह सकते हैं कि 2014 से पहले तुम क्या कर रहे थे, तुम सो रहे थे क्या? तो उससे पहले मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, मैं तो तब भी बोलना चाहता था। ठीक है, 2014 से पहले ऐसा नहीं कि मेरे को तब देश की चिंता नहीं थी, उतनी समझ नहीं थी। अब दुनिया भर के देश देखे हैं, दुनिया भर की एजुकेशन पॉलिसी देखी है, देखा है कि चाइना $800 बिलियन खर्च कर रहा है, भारत अब जाके शायद 15-16 बिलियन पे पहुंचा है एजुकेशन पे खर्च करेगा। तो बुरा लगता है सोच के कि चाइना में भी बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन वो उस पॉपुलेशन को सही दिशा दे रहे और चाइना आगे बढ़ रहा है। हम उस पॉपुलेशन को सही दिशा नहीं दे पा रहे। हमने क्या कर रखा है, हम तुलना करेंगे तो पाकिस्तान से करेंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हम तुलना करेंगे तो भूटान से कर रहे हैं, नेपाल से कर रहे हैं, बांग्लादेश से कर रहे हैं। तो हमें तुलना किससे करनी चाहिए? वो खुश रहने के लिए कर सकते हैं हम कि भाई अच्छा, अरे पाकिस्तान तो नीचे जा रहा है। तो मैं ऐसा नहीं सोचता कि पाकिस्तान नीचे जाने से मुझे खुशी है। मुझे खुशी इस बात से है कि मैं चाइना को कब पछाड़ रहा हूँ, जो कि अभी देश की दिशा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 3-4 सालों में हमने सिर्फ, हमारी सरकार है, धर्म की बात कर रही है, धर्म बेच रही है, धर्म को प्रमोट कर रही हैं, जो उनका काम नहीं है। मेरी श्रद्धा होगी, मैं हर दिन मंदिर जाऊंगा, मैं मंदिर का पुजारी बन जाऊंगा, सुबह शाम मैं अपने घर में किस भगवान की पूजा कर रहा हूं। ये सरकार की इंटरेस्ट की बात नहीं है। तो सरकार ने तो पूरा इंटरेस्ट बना रखा है, पूरा इंटरेस्ट बना रखा है इसी चीज में। ये रैलियों में क्या अनाउंस कर रहे हैं, मैं एक सुन रहा था, शाह साहब की रैली, वो कह रहे थे यहाँ पे 8,000 करोड़ का जानकी माँ का मंदिर बनाया जाएगा। 8,000 करोड़? 8,000 करोड़ का मैंने सुना। पता नहीं, आजकल AI वीडियोज भी आ जाते हैं तो बड़ा बोलने में डर लगता है, बट ये मैंने सुना कि इतना मंदिर यहाँ पे बनाया जाएगा। कभी आप नहीं अनाउंस करते, हमने सुने कि अब 3 नए एम्स बन गए और लोग पता कहते हैं कि बन रहे हैं, तुम्हें नहीं पता चल रहा है। अरे मुझे नहीं पता चलता? अबे ये वो सरकारें हैं जो 10 रुपए दान करेंगी ना लोगों की भलाई में, उसका 40 जगह ढिंडोरा पीट देंगी। ये 2 काम करेंगी, उसका 100 जगह पीट देंगी। तो जब कुछ अच्छा बनेगा तो मैं जानने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप पता चल जाएगा कि देश में सही हो रहा है कुछ। तो अब ये भूल जाओ कि सही हो रहा है। सही होगा तो वो सही करने से पहले आपको बता देंगे कि क्या सही हो रहा है। ये क्या कहते हैं, रोड्स बनी है देश में। अरे इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ, रोड्स बनाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैं इसके लिए तारीफ करूं सरकार की। जो नहीं हो रहा मैं उस पर बात करूंगा, जहां रोड्स नहीं है मैं उस पर बात करूंगा, जहां रोड्स में गड्ढे हैं, लोग मर जा रहे हैं गिर के, मैं उस पर बात करूंगा। या मैं ये कहूं कि नहीं सरकार ने ऐसा किया था, जो सरकार की जिम्मेदारी थी, जिसके लिए सरकार को चुन के भेजा था, उसमें भी सरकार ने क्या जेब से किया था और जेब से करती है। तो सरकार बताए कि मैं ये सरकार को चैलेंज करता हूं कि सरकार अपने पार्टी फंड से स्कूलों के लिए कितना दान कर रही है, वो बता दे सरकार। सरकार ने 18,000 स्कूल बंद कर दिए क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे थे। सरकार ने सोचा कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं आ रहे, बच्चे क्यों प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम उसको सरकारी स्कूल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फैसिलिटी नहीं दे पा रहे कि गरीब का बच्चा भी सोचता है कि यार बच्चों को पढ़ाने पे तो ध्यान लगा देते हैं। तो आपने सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने पे ध्यान कब दिया? सर बाहर के स्कूलों में, बाहर के देशों में टैक्स लेते हैं, वो सिटीजन्स को बहुत सर्विसेस प्रोवाइड करते हैं। हेल्थ एजुकेशन फ्री है। अगर आप टैक्स ले रहे हैं, आप तो टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। और मोदी जी जब तक इस मनोस्थिति से नहीं निकलेंगे कि सब कुछ उन्हीं को करना है, उनका काम ही ये है कि नहीं जी रेल का उद्घाटन भी वो करेंगे। एक अच्छे CEO, बेसिकली ही इज द CEO ऑफ द कंट्री, उसका काम यही होता है कि उसने अच्छे लोग अच्छी पोजीशन पे बिठा दिए और उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कर दी कि ये तुमको करना है। यही काम बेसिकली मोदी जी का था, हाँ, जो बिल्कुल भी नहीं दिखता। फाउंडर बन गए वो कंपनी के, वो दिखते हैं। हाँ वही है, यही डर है कि वो सा फाउंडर नहीं होते ना, कई जो कंपनी को बेच के कब निकल जाते हैं और एम्प्लॉय की क्या हालत होती है पता नहीं चल रहा। सर ऐसे तो आप इतना गुस्से में रहोगे सर, BP ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा सर। ऐसा होता है क्या कुछ? हाँ। अरे नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं नॉर्मल रहता हूँ। मेरा तो बस ये है कि देश सही दिशा में जाए, और मेरा काम यही है कि मैं कोई सत्ता बदलने की बात नहीं करता हूँ कभी, कि मेरा किसी पार्टी विशेष आप सत्ता में कभी आओगे? मेरा किसी पार्टी विशेष से मोह है, ऐसा बिल्कुल है। मेरा काम सत्ता को जगाना है, और हम जैसे लोग अगर सत्ता को नहीं जगाएंगे तो ये और अत्याचार लोगों पे करेंगे, क्योंकि बहुत मासूम लोग होते हैं। बहुत, हम भी बहुत मासूम थे, हमने देखा है, खुद गांव से निकल के आए हैं, तब हमें समझ में आया है चीज़ें। जब बचपन में क्या होता था, हमारे घर वाले कहते थे कि इस पार्टी को, तो हम भी उसी पार्टी के हो जाते थे। जब हम पढ़े लिखे, समझा, देश दुनिया जानी, तो समझ में आया ना कि मेरा व्यू ये है, मेरा ओपिनियन ये है। तो मैं लोगों को भी यही कहता हूँ कि आप अपना इंडिपेंडेंट व्यू रखिए, आप अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया है कि नहीं हम इसी पार्टी की चापलूसी करते रहेंगे। आप उन नेताओं से सीखिए ना जो पार्टी बदल रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी, आप तो उनको आइडियल मानते हैं ना,
हैं, बताइए। उन्हीं से सीखिए कि देखिए वो कैसे पार्टी बदल के आ रहे हैं इधर या उधर जा रहे हैं, आप वहीं अटके हुए हैं अभी कि नहीं हम तो इन्हीं के पीछे रहेंगे। बाकी मेरा ऐसा सत्ता मानने का अभी कोई प्लान नहीं है, ना ही मुझे दिखती है ऐसी कोई राह दिखती है अच्छी सॉलिड की मुझे जाना चाहिए। और लेकिन ये जरूर है कि मैं जब जाऊंगा तो मैं इस तरीके से नहीं कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ फिर मैं सब कुछ छोड़ के राजनीति में जाऊंगा, तो उसी दिशा में काम करूंगा। अभी तो बेसिकली मैं दूत वाला काम कर रहा हूँ कि जो भी जनता की समस्याएं हैं उन पे मैं बोल के सरकार तक ये कोशिश करता हूँ कि हमारी आवाज़ पहुँचे। मैं बोलता हूँ और 4 लोग भी बोलते हैं, या 4 लोग बोलते हैं तो मैं भी बोलता हूँ, सब मिलके बोलते हैं, आवाज़ पहुँचती है तो पता चलता है कि ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज हेल। ऑल इज हेल। हेल, हाँ। कमाल बात है सर। सर आप एक चीज़ बताइए, इस देश के टीचरों के लिए कोई एडवाइस? टीचर्स को मैं यही कहूँगा कि जो भी पढ़ा रहे हैं तो वाकई मैं उन टीचर्स की बात कर रहा हूँ जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जो ऑनलाइन आजकल यूट्यूब पे जो हमें दिख रहा है कि यूट्यूब टीचर्स आर रीशेपिंग द इंडियन यूथ, तो वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, क्योंकि व्यूज कैन नॉट डिसाइड, लाइव वॉचिंग कैन नॉट डिसाइड कि दे आर डूइंग बेस्ट। पहली चीज़, आज वायरलिटी का कॉन्सेप्ट है, हर आदमी वायरल होने के लिए काम कर रहा है, तो वायरल तो दीपक कलाल भी है, उर्फी जावेद भी है और राखी सावंत भी है, लेकिन उनको फिल्मों में अच्छा काम नहीं मिला। तो वायरल होना सब कुछ नहीं है, वायरल आप किस चीज़ के लिए हैं ये मायने रखता है। तो आज यूट्यूब टीचर्स तो बेसिकली इसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं कि वायरल ही हों तो अच्छा है, किस चीज़ के लिए हो रहे हैं इससे मायने नहीं है। मैं 2 ही चीज़ों के लिए सोचता हूँ कि वायरल हूँ, या तो मेरा कोई गणित पढ़ाया हुआ से चीज़ वायरल हो कि मैंने कुछ नया खोजा है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, या फिर मैंने अब आपके पॉडकास्ट में कुछ बातें बोली हैं और ये वायरल हों तो मुझे लगता है कि ये देश की सरकारों तक बातें पहुँचेंगी, शायद उनके कान में कुछ आवाज़ आएगी कि नहीं कुछ गलत हो रहा है, सही हो। इसी चीज़ के लिए मैं सोचता हूँ। कुछ ऐसा नहीं कि मैंने एक ऑडियंस कमाई है मैथ्स पढ़ा करके और अब मैं उसको नौटंकी करके बिहाइंड द सीन दिखाऊं या कुछ भी ऐसा करूं तो मुझे पता है कि वो अट्रैक्ट होगी, बट मुझे ये भी पता है इनर ऑफ द कोर कि मैं उसका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा हर टीचर जितने भी स्कूल्स में हैं वो ईमानदारी से अपना काम करें, और वो भी ये कोशिश कर सकते हैं कि यूट्यूब चैनल्स बना के लोगों को अच्छा पढ़ाएं। अच्छा सर, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, जैसे आप एक टाउन से निकले, फिर आपने अपनी जर्नी तय करी और आपने वो जर्नी काफ़ी जगह बताई भी है, लोगों को पता है, बट आई वांट टू नो कि दैट कोई आप एडवाइस दें ज़रूर लोगों को, जो लोग सपने देखते हैं, जो लोग बड़े सपने देखते हैं ज़िंदगी में, उनको आगे बढ़ने के लिए कब कोई एडवाइस? हाँ देखिए, पता नहीं होता है, आप ये नहीं सोच सकते हो। आज का जो यूथ है वो ये सोचता है कि यार मैं उस टारगेट बना ले रहा हूँ, मैं वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहा हूँ। आप एक संग से नहीं पहुँच पाओगे, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। बस आपको ये देखना है कि आप सही ट्रैक पे हो या नहीं हो, तो आप चलते रहो और अपना काम जो भी है वो ईमानदारी से करते रहो। इफ़ यू आर इन 10th तो आप पूरी जान लगा दो कि मुझे 10th में अच्छा करना है। आप इफ़ यू आर इन 12th तो आप 12th में जान लगा दो। ये जो अप्रोच आप रखते हो कि यार मेरे को तो IAS की तैयारी करनी है तो 10-12 से मार्क्स से फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये नहीं, क्योंकि जीतना एक आदत है, अच्छा करना एक आदत है, तो वो आपको धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर, और ये प्रैक्टिस का गेम है। लोग होते हैं जो पढ़ने में इतने तेज नहीं होते हैं, जिनका मन नहीं लगता पढ़ाई में इतना, उनके लिए क्या एडवाइस? तो आप कुछ भी, आपको जो भी लगता है कि आप जैसे कोई भी धंधा या कुछ भी आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के, मुझे ऐसा लगता है कि कम उम्र में स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक टाइम पे 2-4 साल का ब्रेक ले लिया या आप उस कंफर्ट में चले गए जहां आप पूरी तरह बेरोजगार हैं, तो उसका भी एक अपना अलग मजा है, अलग आनंद है, फिर आप उससे बाहर नहीं आ पाओगे, और फिर एक एज के बाद छोटे काम करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका खून गर्म है, 21-22 साल, जब आप कुछ कर सकते हो, क्योंकि 2 ही स्थितियों में आदमी बढ़ा कर पाता है, जब किसी चीज़ का अभाव हो या आपको बेसिकली खोने से के लिए कुछ है ही नहीं, तब आप कर पाते हो। एक होता है कि खोने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप बहुत बड़े हो, तो उस स्थिति में तो आप है नहीं, आपको खोने से कुछ नहीं है, तो आप उस स्थिति में बहुत अच्छा कर सकते हो। और पता किसी को भी नहीं होता है कि आप आगे चले जाओगे, लेकिन अगर आप ईमानदारी से 2-4-5 साल लगे रहते हो किसी भी चीज़ में, तो उसका फल मिलता जरूर है। मैंने ये देखा। कोई एक क्वालिटी जिसने आपका साथ अभी तक दिया है ज़िंदगी में, जिसने आपको आगे बढ़ने में हेल्प करी है हमेशा, कोई एक क्वालिटी आपके अंदर स्ट्रॉन्ग? यही मैं, मतलब ये आप ऐसे मत बोलो कि आगे बढ़ने में, ये कहो कि जिसने आगे बढ़ने में और वो ना करने पे नीचे गिरने में भी मदद की हो। हाँ। तो वो एक ही क्वालिटी है, टाइम वेस्ट। मैं जब जब लाइफ में आगे बढ़ा हूँ तब वो दौर रहा है जब मैंने अपनी सिंगल सेकंड्स भी खराब नहीं किए, और मैं जब जब लाइफ में नीचे गया हूँ वो दौर रहा है जब मैंने खूब बैठ के इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, समय खराब कर रहा हूँ। तो समय से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ तो यू हैव टू रेस्पेक्ट टाइम। आपने समय पे बात करी है। समय से एक चीज़ होती है कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हो, जब आप कॉलेज में होते हो, तब आपको पहली बार प्यार मोहब्बत होती है, और बहुत सारे टीचर बहुत जगह ऐसा बोलते हैं लोग कि ये सब तो टाइम वेस्ट है, ये सब बकवास चीज़ें हैं। आपका इस पे क्या टेक है? सर वही तो देखो, एक मौका होता है जब जिंदगी में इंसान दूसरा पर्सपेक्टिव भी देखता है। वही मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। जब आप किसी के साथ
एक रिलेशनशिप में जाते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो वहां से, आपको हाउ टू डील विद द थिंग्स। नहीं सर, जब जाना चाहिए। चीजें आपके फेवर में नहीं चल रही हैं और हाउ टू मैनेज थिंग्स की, अब आपको एक डिसीजन किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस के साथ भी लेना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जाना चाहिए का टारगेट नहीं बनाना चाहिए। नहीं सर, अगर किसी को जाना बुरी मिले- बात नहीं है, हाँ। बट मैं ये मानता हूं कि ये चीजें करियर में बाधक है। अच्छा, बिल्कुल बाधक है। अगर आपको लाइफ में एक यार मुझे दिन रात मेहनत करनी है, बहुत आगे बढ़ना है, तो उस सोच के साथ आप रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पाओगे, या रिलेशनशिप के साथ आप इस अप्रोच को कि मुझे बहुत कुछ करना है, दिन रात मेहनत करनी है, नहीं हैंडल कर पाओगे। दोनों चीजें में से कोई एक ही हो पाएगी, क्योंकि आप बेसिकली सीधी सीधी बात ये कहिए कि प्रेम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो प्रेम एक अति है, उसमें डूबना पड़ता है, बहुत डूबना पड़ता है। मतलब या तो फिर आप, अगर आप नहीं उतना डूबोगे तो आप प्रेम में असफल हो जाओगे, तो फिर अलग रोना है कि मैं यार मेरा मैथ्स ब्रेकअप टीचर हो से गया। सुनना चाहता हूँ, प्रेम की परिभाषा क्या है? आत्मा What के is love? साथ समर्पण है, प्रेम दया है, प्रेम बहुत खूबसूरत चीज है जहां अहंकार खत्म हो जाता है। प्रेम वो चीज है जहां टाइमलेसनेस हो जाती है, वक्त का पता नहीं चलता। प्रेम वो चीज है जो इंसान को प्रेजेंट में जीना सिखाती है, कि जब आप किसी के साथ प्रेम में होते हो और आपको वक्त का पता नहीं चलता, आप सिर्फ उस वक्त उसी चीज पे फोकस कर रहे हो, आप साथ खा रहे हो बैठ के, आप कॉफी पी रहे हो, आपको नहीं पता कि कल क्या हुआ था, आपको नहीं पता आप किस दोस्त से उधार पैसे लेके आए हो, किसकी जीन्स पहन के आए हो, किसकी बेल्ट पहन के आके उधार बाइक पे उसको लेके घुमा रहे हो, कुछ नहीं पता होता ना। वो प्रेम है जहां आपका विवेक शून्य हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है कि आप सही दिशा में, आपको पता नहीं कि आपने अपनी सारी सेविंग्स उड़ा दी, वैलेंटाइन डे वीक आया तो मतलब वो प्रेम है जहां दिमाग लगना बंद हो जाता है। अच्छा, वो स्थिति है प्रेम की। बाकी तो आजकल प्रेम वो जहां एक और एक हो गए, बल्कि शून्य हो गए, मतलब वो प्रेम है। लेकिन आजकल वो सब चीजें निभाने में बहुत कुछ लगता है, घर परिवार सबसे। नहीं सर, मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते इतना ज्यादा कैसे आपको इन सब चीजों को गहराई का पता चला कि दैट प्रेम शून्यता का है? आप इन चीजों में बहुत ज्यादा, मुझे लगता है आप इन चीजों को ऑब्जर्व करते हो। ऑब्जर्व करता हूँ मैंने, बाकी किताबें नहीं पढ़ी हैं। जैसे हाँ। आज मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग लगता है कि मैंने बहुत किताबें पढ़ी नहीं, आप मैंने- सर गाने वाने थोड़ा शायरी वायरी करते रहते हो तो लोगों को शायरियाँ लगता तो है। मैंने अपनी लिखी हैं, जो भी लिखी हैं बड़ी अच्छी अच्छी कमाल की शायरियाँ एक लिखी शायरी हैं। सर कोई? एक मैंने लिखी थी, मतलब मैं ऐसे मोमेंट्स पे ही लिखता हूँ, लाइक कि मैं बोर्ड पे मैंने कुछ गलत लिख दिया था तो वो मैंने मिटाया, और उसके बाद फिर एक शायरी मैंने उस वक्त लिखी थी कि गलती या गलत तो उसके दिल पे नाम भी लिखा था, जिसे हम कोरी स्लेट समझते रहे, उस पे ना जाने किस किसने लिख के मिटा रखा था। तो मैंने जितनी भी शायरियाँ लिखी हैं वो मैक्सिमम प्रेम पे ही हैं, कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। मेरी ऑलमोस्ट शायरियाँ मैथ्स से रिलेटेड ही हैं। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि मैथ्स में आप इतने सारे सॉल्यूशन सीख लीजिए कि हर सॉल्यूशन, आपको ये डर ना हो कि मैं कोई भी तरीका लगाऊंगा उत्तर नहीं आएगा, आपको पता है कि हर रास्ता उत्तर तक जा रहा है। ऐसी लाइफ में भी आपको यही होता है कि मुझे अब डर ही नहीं है, मुझे पता है कि मेरा हर रास्ता तुम तक जाएगा। मैथमेटिक्स हर बच्चे को क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि लाइफ सिखा देती है, जैसे प्रेम सिखा देती है। आपने देखा ना कि मैंने कितना कुछ सीखा, वो सिर्फ गणित से सीखा है, गणित से मैंने रिलेट किया। प्लस माइनस डिवाइड हाँ, सब। क्योंकि जब हम किसी भी सवाल को देखते हैं लगता है यार इसका उत्तर कैसे नहीं आ सकता, जरूर कोई ना कोई इसका शॉर्ट मेथड होगा, अच्छा तरीका होगा। तब मैंने लिखा था कि कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। तो उस हद तक जाना पड़ता है, सब कुछ मिलता है, या खुदा मिल जाता है लोगों को। क्या बात है सर। वो एक वो है, गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, पाई ना जब मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। वाह, तो बहुत मजा आया लेकिन आपके साथ डिस्कशन सर, करके। और मुझे भी मुझे बहुत- जैन जी तो आप है ना बेसिकली, नहीं है आप नहीं मैं जेनजी हूँ सर, जैन जी है ना बट भाई। आपके साथ बात करके ऐसा बहुत मजा आ रहा है मेरे को। अभी भी बहुत मजा आ रहा है अभी। आई लाइक दिस पार्ट, जो इंसान की इनर कोर पर्सनैलिटी होती है। ओके Like हाँ, तो जैसे चलो अभी हमने गुस्से वाली की, थोड़ा ये कर लेते हैं, आप बताओ और क्या। नहीं, आपको किसी भी टॉपिक पे जानना है? या आई लाइक योर इनर कोर पर्सनालिटी वाला पार्ट। जैसे आपने बताया कि आपका एक पर्सपेक्टिव, आपका लाइफ इधर भी है, आप प्यार मोहब्बत के बारे में ऐसा सोचते हो। मैंने राज के साथ पॉडकास्ट किया दसामनी के साथ, हाँ, तो हमने वहाँ भी प्रेम पे बड़ी चर्चा की। फिर आफ्टर द पॉडकास्ट राज ने कुछ कुछ चीज़ें मेरे साथ शेयर की, और मैंने बोला तो राज का भी सेम जैसे आपका ये है रिएक्शन, तो राज का भी बिल्कुल वैसे ही था। और फिर मुझे एयरपोर्ट जाना था, बड़ा अच्छा किस्सा है, तो राज ने कहा यार चलो मैं साथ चलता हूँ, मैं छोड़ता हूँ एयरपोर्ट, और हम यही वाली बातें करते हुए गए। और मैंने मतलब वहाँ पे एक फ़ोटो भी क्लिक की, और मैंने भी कुछ दिन पहले वो फ़ोटो इंस्टाग्राम पे डाली भी, तो राज ने उस पर कमेंट भी किया कि आई हैव लर्न, मतलब अनफिल्टर्ड वाली चीज़ जो मैंने उस दिन सीखी थी। तो मज़ा आता है लोगों के साथ बात करने में।
आप इस पे बात करते हैं, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है आपसे बात हाँ, करते हुए। हाँ। अच्छा, इस पे बताओ सर, आपका कैसे चालू हुआ लव अफेयर एंड एवरीथिंग? कब नहीं, स्कूल टाइम? चालू ऐसा कुछ नहीं होता है कि इसका कोई बटन होता है कि जी नहीं हम नहीं, चालू मतलब कर कभी देंगे। तो नैन मटक्का हुए थे ना। नहीं मतलब हम देखिए, हम आपकी वाली जनरेशन में नहीं है कि नैन मटक्का हुए और झट से मैसेज पास कर दिया। हमारे लिए तो यही बड़ी बात होती थी कि किसी लड़की ने हमसे कॉपी मांग ली, तो दिस इज कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, हम इसको सोच के ही खुश हैं। फिर जब उसने कॉपी रिटर्न की तो उस पर हमारा नाम लिख दिया, तो हमारे लिए नैन मटक्का इतना ही होता था कि हमारे लिए ये मतलब एक महीनों खुश रहने वाली बात होती थी कि यार उसने कॉपी मेरे से ही क्यों मांगी। हमारा ये सोचना, उसने मेरे से ही क्यों मांगी कॉपी। फिर उसने अपने हाथों से मेरा नाम लिख दिया, कॉपी पे नाम नहीं लिखा हुआ था। हम जनरली लड़के उस टाइम पे, मतलब मैं तो ये करते थे, कभी कॉपी पे नाम नहीं लिख के रखते थे। और हम उस जमाने के लोग भी हैं, पता है ना, कि जो क्लास में और ज़्यादा इसलिए पढ़कर ही जाते थे ट्यूशन में। एक्चुअली मैं तो बॉयज स्कूल से ही पढ़ा हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन हम ट्यूशन में इसीलिए पढ़ के पहले से ही जाते थे, शायद इसलिए भी हम पढ़ाई में अच्छे रहे कि हमें इससे बहुत फर्क पड़ता था कि लड़कियों के सामने हमारी इमेज क्या है। हमें पता है ट्यूशन में 3 लड़कियां आएंगी तो यार लगना चाहिए, अब इन्हें को सब पहले से पता रहता है यार। तो मुझसे लिए बड़ा पढ़ते थे यार, मतलब इम्प्रेशन वो रहना चाहिए। और फिर किसी लड़की ने कोई सवाल पूछ ले, यार मेरे को ये सवाल बताना, तो मुझे आज भी याद है यार, आपको ये घटना पता नहीं, बताओ सर। हाँ, कि एक लड़की ने सवाल पूछते वक्त मेरे ऐसे कंधे पे हाथ रख दिया था यार। अच्छा। मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे को कई साल लग गए थे इस घटना को बोलने में, कई साल। ये इतनी बड़ी बात थी कि मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता उस दौर में, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आज का दौर बहुत बदल गया है, बहुत ज्यादा। हाँ, अब थोड़ा सोसाइटी मतलब ओपन है। आज शायद प्रपोज करना बहुत जरूरी हो गया है कि आप नहीं करोगे। हमारे दौर में ये नहीं था, मतलब बस नजरें मिली, कुछ दिन अच्छा लगा, फिर शायद दूर हो गए। उसने अपनी मौसी के यहाँ कहीं स्कूल में एडमिशन ले लिया, फिर कभी बात नहीं हुई। मतलब हम दिल की बात पहुंचा पाना, हमारे ज़माने में ये फैसिलिटी नहीं थी। बहुत बड़ी बात थी कि अगर घर वालों को पता चल गया कि इसने ऐसा किया है, किसी को बोला है, तो बहुत मुश्किल बात होती। तो सर मोहब्बत करके क्या सच मैं पता अभी- चला मोहब्बत का? मोहब्बत करके मोहब्बत का सच क्या पता क्योंकि चला? जिन लोगों को नहीं मिलती उनको फैसिनेशन में रहते हैं। मोहब्बत एक्चुअली मैंने जो अभी कहा था कि प्रेम की बहुत अति है, और अति किसी चीज की भी नहीं रहती। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमेशा रहने वाली चीज है, तो नहीं। तो आप गए कभी अति का पार्ट बने आप? हाँ, मैं तो अति का पार्ट बना हूँ, और अति मैंने कहा कि रही नहीं, फिर अति रहती नहीं। किसी भी चीज़ की अति कर लीजिए, आप नहीं रहेगी। तो जीना चाहिए ज़िंदगी के हर हिस्से में, आपको हर एक चीज़ जीनी चाहिए, मुझे लगता है। बट अब प्रेम के मायने आपकी वाली जनरेशन में अलग हो गए हैं। क्या अलग है, हुआ? मुझे क्या इसका आपने तो, ऑब्जर्व मतलब अब रिश्ते सिर्फ प्रेम से नहीं चलते। अब आज बहुत सारे टर्म्स आ गए, यू हैव टू रेस्पेक्ट ईच अदर। आज लड़की की अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट है, आ गई। हमारे टाइम पे ये चीज़ें नहीं होती थी। प्रेम में कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होती थी। आपको पता है कि प्रेम तो एक वो चीज़ है जहाँ अहंकार शून्य हो जाता है। क्या बात है सर, आप बहुत सोचिए, deep बात कर रहे हो। आप वो चीज़ें प्रेम में कर देते हो, लोग कनेक्ट करेंगे जो आप नहीं कर सकते हो, मतलब सोच में भी नहीं होती, वो चीज़ें आप प्रेम में कर देते हो। का मतलब ये है कि अहंकार खत्म हो जाना। अहंकार खत्म होने का मतलब होता है कि आप परमात्मा को महसूस कर रहे हो। परमात्मा कोई ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे आपके सामने बंसी बजाते हुए खड़े हो जाएंगे कि बेटा वर मांगो, और आप कहोगे वर तो मैं खुद दूं, कन्या दे दो। वैसा नहीं है। मतलब कबीरदास ने कहा था कि जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं नाई। जब मैं था तब हर नहीं, और अब हर है मैं नाई। हर मिल जाना, परमात्मा महसूस करना, मतलब जब मैं, मतलब अहंकार खत्म हो जाना। तो प्रेम जो है वो परमात्मा से मिलाता है आपको। जो मैंने टाइमलेसनेस वाली बात कही, वो थी जहां आप अपनी सोल को फील कर पा रहे हैं। ये कहते हैं सोलमेट, आत्मा को फील करना कितना सुखद होता है, वो प्रेम में संभव है। जो लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अगर गर्म दूध पीते थे और राधा जी की जीभ जल जाती थी, आप सोचिए, मैं इस बात को सत्य मानता हूं। ऐसा संभव है। प्रेम ऐसी चीज है कि ऐसा सच में संभव है। प्रेम बहुत ऊपर की चीज है, आज के दौर की चीज नहीं है। आज के दौर का प्रेम इस चीज पे भी खत्म हो सकता है कि आपने इस लड़की से चिल्ला के कैसे बात की। प्रेम विल बी एंडेड। आज प्रेम में लोग अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, लड़कियां या लड़के अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, बट अगर दोनों में से कोई गलत कर दे रहा है तब अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप उसके गलत को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पाए कि उसने किस परिप्रेक्ष्य में, किस सिचुएशन में, किस माइंडसेट में गलत किया होगा। एक लड़के के ऊपर समाज, परिवार और तमाम तरीके की जिम्मेदारियां होती हैं। उसको आज कोई भी लड़की है,
उसको मालूम है कि ठीक है वो अपनी लाइफ में सफल होती है, अच्छी बात है, नहीं सफल होती है तो कोई ना कोई सफल लड़का उसके लिए मेहनत कर रहा होगा, लेकिन लड़के के पास ये ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं होता सर। बिल्कुल नहीं है, उसको सफल होना ही है हर हाल में, नहीं तो कोई उसके दांत देखने नहीं आएगा। तो आज का प्रेम बहुत मतलबी हो गया है। आज आप बताइए ना कि कोई लड़की ये कह रही है कि उसके सपनों का राजकुमार दिहाड़ी कर रहा होगा, नहीं, कोई लड़की नहीं कह रही ना। वो अपने सपने में भी क्या सोच रही है, वो तो ये सोच रही है 12 करोड़ LP का पैकेज हो, कब वही मैं कह रहा हूं। तो प्रेम में पैसा है आज हम प्रेम पैसे को मतलब ही सोचकर हो गया कर रहे हैं। थोड़ा सा। प्रेम मतलबी हो गया है, तो इसको प्रेम नाम इसलिए नहीं दिया जा सकता। आज के दौर के प्रेम को प्रेम नहीं कहा जा सकता। फिर हम लोग कहते हैं कि प्रेम टिकता नहीं, प्रेम है नहीं, तो टिकेगा आपने कैसे? जो बातें बताई ये इतनी डीप है कि इसको इंसान या तो पढ़े या तो इसको महसूस करे। आपने पढ़ा नहीं तो आपने महसूस करा, तो आपने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करी। हाँ, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि प्रेम में अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ रेस्पेक्ट, इन सब चीजों को बोलने की जरूरत नहीं होती है। एक पिता अपने संतान को पालने के लिए कितनी जगह अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को गिरवी रखता है, ये वही जानता है। जब आप बाहर किसी कंपनी में, आज सबके पास, आप बिजनेसमैन हैं, हम हो गए या हमने कोई काम कर लिया, आज हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, बट मैक्सिमम जनता तो जॉब कर रही है ना। वो अपने मैनेजर की सुन रही है, वीक में एक दिन बॉस की सुन रही है। क्या हालत है उसकी? कितनी बार ऐसा एक इंसान जिसकी शादी हो गई है का मन नहीं होता होगा कि आज बॉस ने इतने खराब तरीके से डांटा है, मैं आज नौकरी छोड़ दूं, लेकिन वो नहीं छोड़ सकता। उसको पता है कि बच्चे की अगले महीने की फीस कैसे जाएगी। उसने भी रखा है अपना आत्मसम्मान गिरवी। आप नहीं महसूस कर पा रहे, आप नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे। आज आप अगर घर में बाहर से परेशान होकर के अपने पार्टनर के ऊपर चिल्लाना भी शुरू कर देते हैं तो दिस इज वेरी बैड, वर्स हो जाएंगी सिचुएशन। आप नहीं चिल्ला सकते। आज लोग ये कह रहे हैं कि मर्द को इतने हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं, वो अपने अंदर चीजें दबा रहा है, समेट रहा है। वो घर में भी एक प्रेशर झेलता है, माँ बाप की भी उससे उम्मीदें थी। अब वो जब शादी हो गई है तो ये नहीं समझ पाता है कि मैं कितनी चीजें माँ बाप के लिए करूं, कितनी पत्नी और बच्चे के लिए करूं। एक मर्द का जीवन आसान नहीं है। और फिर हम ये कह रहे हैं कि नहीं, आजकल मर्दों को प्रेम करना नहीं आता। आज ये इल्जाम है मर्दों के ऊपर कि मर्दों को प्रेम करना नहीं आता, मर्द इमोशनल नहीं है। उसको इमोशनल होने का वक्त कहाँ है, कब हो वो इमोशनल? आज एक पुरुष कमा रहा है तो वो सारी जिम्मेदारियां उठा रहा है। ये बात बड़ी कड़वी होगी, वो अपने माँ बाप की जरूरत पड़ रही है तो अपने भाई बहन की भी, और पत्नी बच्चों के साथ अगर जरूरत पड़ रही है तो पत्नी के घर वालों की भी हर तरीके से मदद करने को तैयार है। लेकिन अगर आप देखेंगे किसी घर में अगर महिला कमा रही है तो बड़ा रेयर आप ये सुनेंगे कि वो उस पुरुष के, अपने पति के माँ बाप का भी खर्चा उठा ले रही है। नहीं, वो कमा रही है तो वो सिर्फ अपने लिए कमा रही है। आपने देखा मैरी कॉम का वो भद्दा डायलॉग जहां पे उन्होंने कहा कि ये तो मेरी कमाई पे पल रहा था। पुरुषों ने कभी नहीं कहा कभी कि कोई मेरी कमाई पे पल रहा है, कभी नहीं कहा। और बल्कि महिलाओं के अंदर ज्यादा कंपैशन होता है हम मर्दों से। उनके अंदर ज्यादा करुणा भाव होता है इन चीजों को लेकर। हाँ, उनके अंदर दया, ये कहा जाता है कि भाई उनके अंदर ममता है, उनके अंदर इमोशंस हैं, सब कुछ है। लेकिन आज पता है ये कह दिया जाता है, बहुत सारी लड़कियां भी ये देख रही होंगी, बहुत सारे लड़के भी ये देख रहे होंगे, वो बड़े आसानी से ये कह देते हैं। अगर आप आज किसी को भी पैसे से मदद करते हैं प्रतीक बाबू, तो लोग ये कह देते हैं तुमने किया क्या है। लेकिन कोई उस दर्द को नहीं समझ पाता कि मैंने ये पैसा अपना बहुत कुछ खोकर कमाया है। जिस वक्त लोग क्रिकेट खेलने में मस्ती कर रहे थे, जिस वक्त लोग बाजीराव पेशवा देख रहे थे, मैं बैठ के एक कमरे में पढ़ रहा था उस लैंप की रोशनी में। मैंने अपनी आंखें खोई हैं, मैंने अपना शरीर खपाया है, तब 2 पैसा कमाया है। तो अगर मैं आज आपको वो 2 पैसे से मदद कर रहा हूं तो आप उसको पैसा ना समझें, आप ये समझें कि मैं आपको अपनी सालों की मेहनत का कुछ हिस्सा दे रहा हूं। आप उसको वो समझ के रेस्पेक्ट करें। वो चीज खत्म हो गई है लोगों के अंदर। लोगों के अंदर पैसे को लेके लगता है कि पैसा इज नॉट द सपोर्ट, मनी इज नथिंग। आप मैक्सिमम लोगों को आज ये कहते हुए सुनेंगे, मनी इज नथिंग, पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, पैसे सर बहुत कुछ है। बहुत कुछ क्या है, ऑलमोस्ट सब कुछ है। आज कोई आपके पास आ रहा है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, तो वो ये देख रहा है कि आप किस पद पे हैं। पद मतलब आप कितना कमाते हैं।
आप रिश्तेदारों को ही देख लीजिए कि वो आपसे तब कनेक्ट करते हैं आप किस लेवल पे हैं, किस मुकाम पे। और मैं नहीं मानता इसको गलत है, ठीक है आप सेल्फिश हैं, ठीक है अच्छी बात है, कैपिटलिस्ट समाज है तो उसमें ऐसे चलेगा, ऐसा चलेगा, ये गलत नहीं है मानना, लेकिन उस चीज को एक्सेप्ट करने में बुराई नहीं है। आप मानिए भी इस बात को कि आप भी तो इसीलिए हमें सम्मान दे रहे हैं, या आप भी कोई लड़की किसी लड़की को इसीलिए सम्मान दे रही है कि ऐसा है। मैंने आपकी एक वीडियो देखा तो उसमें आप कह रहे थे हम तो फकीर आदमी हैं। मैंने मोदी जी के बारे में बोला होगा, उन्होंने कहा था कि वो फकीर आदमी और झूला लेके चल देंगे। मैंने नहीं कहा, मतलब फकीर का मतलब क्या होता है मुझे एग्जैक्ट पता भी नहीं है। फकीर का मतलब एक इंसान जिसको किसी चीज से होने या ना होने से परवाह नहीं है, मतलब अच्छा हाँ, मतलब तो ये सेंट टाइप का वो ओके ओके। इसके लिए इंग्लिश में एक और वर्ड होता है, क्या होता है? नहीं, वो मेरी भी इंग्लिश बड़ी कमजोर है। फकीर को अगर आप बोलोगे तो सेंट, हाँ फकीर को तो सेंट बोलेंगे, बट इसको जिसको होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, जो उदासी नहीं, इसके लिए एक वर्ड होता है, याद नहीं आ रहा, कमेंट में लोग बता देंगे। हाँ बट मैं जो कहता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एक्चुअली क्या होता है, जो आप कह रहे हैं ना, मैंने प्रेम किया और प्रेम में कोई बुराई नहीं है, और मैं सबसे ही प्रेम करता हूँ, प्रेम करना अच्छी बात है। और प्रेम सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचता हूँ और मेरा उनके प्रति दया भावना है, वो तो गाय की भी होती है, ठीक है। तो मैं सबके लिए ही वो भावना रखता हूँ प्रेम वाली, सबकी मदद का सोचता हूँ। जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं उनके साथ गलत हो जाता है तो मैं सोचता हूँ कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। मेरा मतलब है कि मैं प्रेम के बाद की जो स्थिति है मोह, तो मैं बहुत बार मैं भी चला जाता हूँ उस स्टेट में। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि मोह मतलब कि जहाँ पे डिटैच होने का डर है, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट होगी, तो मैं भी उस स्थिति में चला जाता हूँ और लाइफ में बहुत बार गया हूँ। बट मुझे ये चीज़ महसूस होती है कि अब मैं सही दिशा में नहीं हूँ। मोह का मतलब ये होता है प्रेम जहाँ पे आप स्वतंत्र नहीं हो, राइट, आपकी इंडिपेंडेंस से चली गई है, या आपने किसी की इंडिपेंडेंसी ले लिया, दोनों ही स्थितियां हैं मोह के अंदर। तो मैं मोह में जाना नहीं चाहता हूँ, बट बहुत बार चला जाता हूँ, मुझे महसूस होता है, तो फिर मैं यू टर्न लेके वापस आता हूँ। तो फकीर का मतलब बेसिकली ये ही होता है कि आप मोह में ना पड़े। आपके पास कुछ है तो आप ठीक है बहुत खुश हैं, और कुछ नहीं भी है तो भी आप परेशान नहीं है। राइट। और मैंने देखा आपको अभी आप रील्स भी आजकल डालते हो अपने इंस्टाग्राम पे। हाँ 2 4 5 ही डाली है आप अभी मैं देख रहा था कल, जी उससे पहले कभी नहीं डाली। हाँ। कि आपको कपड़ों का बहुत शौक है, आपको गाड़ियों का बहुत शौक है, ये सब चीजें थी एक टाइम पे। अब तो कह सकते हैं कि उतना नहीं है, अब उतना मैं ध्यान नहीं देता हूँ। एट द एज ऑफ 30 आपके अंदर ज्यादा था इस चीज को हाँ लेकर ये चीज ज्यादा थी। जब नई नई सफलता मिली तो लगता था यार नहीं ऐसे जीवन जीना है। फिर धीरे धीरे करके और चीजें और प्रायोरिटी पे आ गई, तो ये चीजें पीछे जाती रही। मतलब अभी ऐसा नहीं लगता। अच्छा, अभी ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत गाड़ियां हो। पहले एक लिस्ट होती थी यार इतनी गाड़ियां लेनी है, ऐसा करना है वैसा करना है, अभी नहीं है। अभी बहुत बार ऐसा होता है, पहले ये होता था कि नहीं यार कपड़े चेंज नहीं करने हैं। कई बार अब ऐसा होता है कि 2 पॉडकास्ट एक ही दिन में है तो सेम कपड़े में कर दिया। अब शायद उन चीज़ों से मन थोड़ा सा दूर भाग रहा है। आपको वो चीजें मिल गई इस वजह से, अब आपको समझ आ गया कि दैट ज्यादा इसमें नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये दोबारा फिर कभी करेंगे, अभी और चीज़ें प्रायोरिटी पे है, मैंने कहा आपको। अच्छा, लाइफ में एट द एज ऑफ जब आप 40s क्रॉस कर लेते हो तो आपको पता चलता है कि दैट लाइफ में एक बहुत कम टाइम बचा है जिसमें बहुत कुछ करना है, हमें बहुत कुछ देखना भी है। तो आप उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता, क्योंकि मैं जिस स्टेज पे जब जो हुआ है वो मैंने तब किया है। और अगर मेरे पास 2 रुपए रहे तो 2 रुपए में जितनी बेहतर ज़िंदगी जी जा सकती है मैंने जी है। मैंने कभी ऐसा वक्त पे नहीं छोड़ा है कि तब ऐसा होगा तब कर लेंगे, कभी भी मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं हर चीज़ अपने हिसाब से ही करता हूँ, अपने मन के हिसाब से करता हूँ। मन को दबा के कुछ चीज़ें होती हैं जो घर में ही करता हूँ, बाकी कहीं नहीं। बाकी तो आपने देखा कि पॉडकास्ट के लिए आपका काफ़ी दिनों से इन्विटेशन था, बट मेरा मन हुआ तभी मैं आया। ठीक है, मतलब इन द प्रेजेंट मोमेंट में जीते हो। हाँ ऐसा जीता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अधूरा रह गया है जो करना है और कुछ नहीं किया है। जितना अभी किया है तो भी बहुत अच्छा है, अभी तक किया है। और अभी भी ऐसा कोई अफसोस नहीं है कि यमराज जी आ जाएं और कहें कि आपको चलना होगा साथ, और मैं कहूँ नहीं अभी कुछ करना रह गया है। तो ठीक है, जितना अभी तक मैं कर सकता था माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, भाई बहन सबके लिए, जिसके दोस्तों के लिए, जो भी मैं कर सकता था जितना मैंने अभी तक के हिसाब से किया है। आगे जितनी लाइफ है तब तक करेंगे। तो कोई ऐसा टीचर नहीं होते तो क्या होते, क्या करते आप अभी? मतलब एक्टर बनना था, शुरू से एक्टर ख्वाब बनना था था कि एक्टर बनेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि शायद बन पाते, क्योंकि उधर भी बहुत हर जगह मैंने ये देखा कि बहुत सारी चीज़ें। इसलिए भी मैं अभी भी अपनी लाइफ में कहता हूँ, कोई मुझे पूछता है कि आप कितना सफल हैं, तो मैं कहता हूँ कि नैतिक मूल्यों पे चलते हुए जितना जीवन में सफल हुआ जा सकता था, जितना आगे जाया जा सकता था, ईमानदारी के साथ, छल कपट ना रखते हुए, चालाकी ना रखते हुए, उतना आगे गया हूँ मैं। मुझे फक्र है इस बात का। तो उधर भी शायद तो एक्टर हो सकते थे। हाँ हो सकते थे। मैंने अपना कैरियर स्टैंड अप कॉमेडी से ही शुरू किया था।
अच्छा, हाँ, मैंने स्टैंड अप कॉमेडी किया, आप देखेंगे मेरे वीडियोज हैं 2007-8 के क्या बात कर यूट्यूब रहे पे। हो? हाँ बिल्कुल। तो तब लोग सोचते नहीं थे, तो कोई भाव नहीं दे रहा था स्टैंड अप कॉमेडी इनको यार। मैं जाता था ये, तब पता ही नहीं था लोगों को इतना ये सब। तो उसमें मैं मतलब उस टाइम मुझे लगता है कोई भी एंकर बहुत ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करते थे, तो मैं उस टाइम अपने एरिया में ऐसा एक एंकर था जो हंसी मजाक कर रहा है और एंकरिंग कर रहा है, ये सब किया है भाई। पैसे वहीं से शुरू किए थे, 1500 मिल रहे हैं, कहीं 2000 मिल रहे हैं, तो वहाँ से फिर ये कैमरा फियर, स्टेज फियर, ये सब खत्म हो गए थे, डर नहीं लगता बोलने में। अभी भी सच बोलता हूँ मैं, बहुत सारी बातें मेरी लोगों को बहुत हर्ट कर जाती हैं, बट मैं आपके पॉडकास्ट में भी आपने इतना रिलैक्स कर दिया मुझे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा दिल एकदम साफ़ है और मैं किसी के लिए गलत नहीं रखता, बट गलत होते हुए जहाँ दिखता है वहाँ मैं बोलता हूँ। मेरे घर में भी मेरे पिताजी अगर खाना बनाने वाले बंदे पे गलत तरीके से ज़्यादा चिल्ला देते हैं, तो मैं इस चीज़ का भी विरोध करता हूँ कि ये सही नहीं है, भले ही मैं उन्हें अकेले में कहता हूँ या समझाता हूँ, 4 बार समझाना पड़े 5 बार, तो मैं हमेशा गलत चीज़ का विरोध करता हूँ। और गलत सही कुछ होता नहीं है, सिर्फ एक एहसास है। आज की जो जेन जी जनरेशन है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं सिवाय एक के कि उसको आप कुछ भी सजेशन दीजिए, कुछ भी कहिए, वो पूछती है, या कुछ भी वो कर रही हो आप मना करिए, वो कहती है इसमें गलत क्या है। मैंने सर अभी तक लाइफ में जो बेटर एक चीज़ सीखी, दैट इज़ द एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चन। आस्क क्वेश्चन टू एवरीथिंग, जो भी आपके आसपास है, जो भी आपके सामने हो रहा है, जो पढ़ाई में पढ़ाया जा रहा है, आस्क क्वेश्चन टू एवरीथिंग, बिकॉज ये एक एबिलिटी है जो आपको जानने में मदद करेगी। क्योंकि ओशो कहते हैं कि मानो मत जानो। जी, लोग मानने पे डायरेक्ट बिलीव करते हैं कि दैट ये सही है। वही नहीं, और वही है कि मतलब, लेकिन आज की जो जनरेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ या आप बात कर रहे हैं जी, उसमें ये ना कि आप जब उसको कुछ बताते, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लाइक वो वॉशरूम गया, आप वॉशरूम गए, ये लड़की वॉशरूम गई, इसके हाथ में मोबाइल है, उसके बाद ये वॉशरूम से नहा के निकली और इसके बाद ये वही मोबाइल लेके मंदिर में बैठ गई, फॉर एग्जाम्पल। तो मैं इसको बोलूँगा यार ये गलत है, तुम यही वॉशरूम में भी मोबाइल लेके जाती हो, मंदिर में भी ऐसे तुमने रख दिया पूजा के आले में, तो ये बोलेगी इसमें गलत क्या है। अब आप इसे कैसे प्रूफ करेंगे कि ये गलत है? तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपकी वाली जनरेशन को कि देखिए, गलत सही कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एहसास का गेम है। आप मानेंगे तो गलत है, नहीं तो नहीं है, नहीं तो कुछ भी गलत नहीं है संसार में, कुछ भी सच नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है। आज मैं आपको 1000 का नोट दिखा के कहूँ कि ये 1000 का नोट है, कुछ बाहर से ले आइएगा, आप कहेंगे मजाक कर रहे हो, क्योंकि अभी 1000 का नोट नहीं आता। बट ये बात 2014 में सच थी, राइट। तो कुछ चीज़ें वक्त के हिसाब से सच झूठ में बदल जाते हैं और कुछ झूठ सच में बदल जाते हैं। सच झूठ गलत सही जैसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एहसास है। दाल में नमक कम है, गलत है, थोड़ा डाल दिया सही हो गई, थोड़ा ज़्यादा डाल दिया फिर गलत हो गई। तो कई बार किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाना भी गलत हो जाता है, कम होना भी गलत हो जाता है। लाइफ में सर इतनी फिलॉसफी ऐड कब हुई, किस एज में? पता नहीं, अभी आपके सामने ही निकल रही है। मैं तो किसी पॉडकास्ट में ये नहीं किया मैंने फिलॉसफी वाला एकदम। नहीं, बट मैंने आपको देखा, मैं कल रात में ऑब्जर्व कर रहा था आपको। अच्छा, जब आप वो गाना वाना गा रहे थे, और गाने भी आप ऐसे ही सुनते हो फिलोसॉफिकल टाइप थोड़ा? हाँ, मतलब मेरे गाने ये रहते हैं, मैं तो लाइफ पे बेस्ड गाने ज्यादा सुनता हूँ। हाँ, जो थोड़ा रिलैक्स थे। हाँ, नहीं मतलब रिलेट होते हैं। जैसे अब कुछ चीजें रिलेट नहीं होती, मुझे पसंद नहीं आती। जैसे अभी आजकल एक गाना चल रहा है कि हमने दिल वहां लगाया जहाँ दिल लगाना मना था। मना किसने किया था? सरकार ने नोटिस निकाला था। मना था क्या? उसकी छाती पे लिखा था कि यहाँ दिल मत लगाना मना था, और हम फिर भी मना पे चले गए। पता थोड़ी होता है किसी को दिल लगाने पे, वो तो आप अफसोस ही कर सकते हो कि दिल लगा लिया। गलत जगह भी लग जाता है कभी। हाँ, आपको लगा कभी गलत जगह? मतलब अब ये कैसे, आप मुझे थोड़ा गलत जगह की डेफिनेशन बताओ। गलत जगह मतलब किसी ऐसी गलत जगह लग गया हो कि यार आप लगे पड़े हो, भाव नहीं दे रहा सामने वाला? नहीं, तो वो तो फिर बेवकूफ़ी, वो तो फिर लगता नहीं है, वो तो झूठ बोलते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आप अट्रैक्ट होते हो। अट्रैक्शन इज द टेम्परेरी लव, बट लव इज द परमानेंट अट्रैक्शन। पर शुरू तो अट्रैक्शन से ही होता है। लोग तो कहते हैं कि अट्रैक्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बट ऐसा तो नहीं है सर, पड़ता तो है ही। नहीं पड़ता है, बट मैं कह रहा हूँ वो टेम्परेरी लव है। तो आप मान लो अट्रैक्ट हो गए और सामने वाले ने कह दिया कि नहीं हो सकता कुछ, तो वो टेम्परेरी है ही ना, खत्म हो जाएगा। 2-4-5 दिन बाद वो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। वो तो ऐसे आप फिल्मों में भी देखते होगे, तो आप बता दो कि आपको बचपन में क्रश नहीं हुआ था? और कितनी सारी हीरोइन तो आप क्या टीवी में निकल के बाल सकते थे। ये तो छोड़िए, हम तो हमेशा कॉपी लेते थे, रफ कॉपी वही लेते थे जिसपे ऐश्वर्या राय की फोटो छपी होती थी, तो हमको तो ऐश्वर्या राय से लगाव था। क्या मतलब ये थोड़ी था कि आप उसके साथ ही प्रेम में पड़ जाएंगे। तो वो जिसकी बात आप कर रहे हैं अट्रैक्शन की, वो तो बिना देखे और कॉपी पेन और टीवी से भी हो जाता है, इतनी बड़ी बात। राइट सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। थोड़ा टाइम होता तो मैं आपके साथ फिलोसफी का एक पॉडकास्ट करना चाहता हूँ अगली बार। आप टाइम दोगे मेरे को? हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल एकदम देंगे। और कैमरा कमिटमेंट है। हाँ एकदम, मैं इसको काटूंगा ही नहीं।
और बहुत ऐसे ही मुद्दों पे चर्चा करेंगे, लाइफ पे चर्चा करेंगे कि जब Life पे। बचपन थे तो कैसी फीलिंग थी। मैं भी चाहता हूँ कि ये सही बात है, लोगों को पता चलनी चाहिए, जो लोग भी देखें कि जब हम 10th क्लास में होते हैं कैसी फीलिंग होती है और कैसे कैसे फिर वो दिमाग चेंज होता रहा, हमारा परसेप्शन कैसे चेंज हुआ। हमारे लिए सवाल उसमें ऐसे हो सकते हैं कि 2010 में प्रेम क्या था, 14 में क्या समझ आया, 19 में क्या समझ आया, 5-5 साल के आई वांट जैसे। टू अंडरस्टैंड दैट। डन डन, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम पक्का हाँ, सामने डील हुई है। जी जी जी। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना। अगला गेस्ट आप कौन सा देखना चाहते हो वो भी मुझे लिखकर जरूर बताना। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम यहां तक आ गए हो और तुमने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार ये बड़ी गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से एंड बेल आइकॉन हिट कर देना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूं किसी अगले पॉडकास्ट में। और हाँ, इसको शेयर जरूर कर देना। अगर आपको लगता है ये शेयर करने से अवेयरनेस बढ़ती है और लोगों को पसंद आएगा तो उसको शेयर करना। मैं मिलता हूं किसी अगले पॉडकास्ट में। टिल द टाइम अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।